हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस आरओ का फुल प्रिपरेशन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमने पहला सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफ़ी शुरू किया था, जिसमें हमारे अभी तक 12 लेक्चर हो चुके हैं और हमने 12वें लेक्चर से अपनी ज्योग्राफ़ी की क्लास में क्वेश्चन के साथ में डिस्कशन करना शुरू कर दिया है। आपने 12वीं क्लास नहीं देखी तो आप उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे क्लासेस और आगे के सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनकी अपडेशन मिलती रहे। आज की क्लास जो हमारी होने वाली है उसको हम आज अच्छे से समझेंगे और उसमें हम आज जानने वाले हैं मिट्टियों के बारे में। तो भारत की मिट्टियाँ कौन सी हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप अपनी पेन पेंसिल और कॉपी लेके स्टार्ट हो जाइए। आज की क्लास हम अच्छे से समझने वाले हैं। आज की क्लास में ही पूरी क्लास में समझेंगे कि भारत की मिट्टियाँ कौन सी हैं और उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, कौन सी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उस पर किस तरीके की फसल होती है या उसका जो है और क्या विशेषता होती है, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिट्टी, पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मिट्टी शब्द जो बना है वो मिट्टी शब्द से ही शुरुआत कर लेते हैं कि मिट्टी का अर्थ क्या होता है। तो मिट्टी जो शब्द बना है वो आपकी लैटिन भाषा से बना है। तो लैटिन भाषा के शब्द से आपका क्या बना है, मिट्टी। लैटिन भाषा के शब्द से मिट्टी बना है और इसमें एक शब्द चलता था लैटिन भाषा में, सोलम। तो सोलम शब्द से आपका मिट्टी शब्द बना, यानी सॉइल बना। तो इसी नाम से क्या बना, आपका सोलम से सॉइल बना और सॉइल को ही हम मिट्टी बोलते हैं। तो एक तरीके से देख रहे हैं कि सोलम शब्द से बना। अब इसका वैसे अर्थ देखें रियल में, तो रियल में इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ एक तरह से फर्श होता है या फर्श या फ्लोर जिसको आप बोलते हैं, तो वो आपका इसका अर्थ होता है। तो आप देख रहे हैं कि मिट्टी जो बनी है वो किस शब्द से बना है। मिट्टी शब्द जो बना वो सोलम शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और इससे आपका जो है आपकी मिट्टी शब्द बना। अब बात करते हैं कि स्टडी ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है, यानी उस किस में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। तो स्टडी ऑफ सॉइल की बात मैं करूं, स्टडी ऑफ सॉइल, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोला जाता है। तो पेडोलॉजी का मतलब है मिट्टी का अध्ययन, या इसको हिंदी में ऐसे पेडोलॉजी आप लिख लीजिए, क्योंकि दोनों में एक ही बात होती है। तो मिट्टी का अध्ययन इसको बोला जाता है। पेडोलॉजी का मतलब मिट्टी का अध्ययन इसमें होता है। अब बात करते हैं कि कुछ एक टर्म मैं बता देता हूँ। ह्यूमस शब्द से आपकी बार बार अभी जो है चर्चा चलेगी, तो ह्यूमस शब्द क्या है मैं आपसे बता देता हूँ कि ह्यूमस क्या है, कि मिट्टी की परत जो होती है उस पे जब पेड़ पौधे और बाकी जो है आपके जीवाश्म के अवशेष जो होते हैं वो जब गल के सड़ जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, जीवाश्म बोलते हैं, और ह्यूमस बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे, ह्यूमस। जब पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अवशेष और जब गड़ जाते हैं सड़ जाते हैं तो वो आपकी इसी परत पे जम जाते हैं, और उसी परत पे जमने की वजह से जो ऊपरी परत पर ह्यूमस पाया जाता है, और उसमें क्या है कि सर्वाधिक उपजाऊ पदार्थ आपके देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी जो मिट्टी होती है या ह्यूमस जो होता है आपकी जो है फसलों के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये ह्यूमस शब्द आपका बार बार पूछा जाएगा आगे जिसके बारे में चर्चा होगी। तो आपको मैंने बताया कि ये किस से मिलेगा, तो आपके सड़े गले जो पेड़ पौधे होते हैं या जीवाश्म होते हैं उनके अवशेष जो मिट्टी में दब जाते हैं और गल जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। आगे इसमें चर्चा होती रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी तो बताया नहीं कि मिट्टी है क्या। तो मिट्टी बेसिकली क्या है, मिट्टी को जान लीजिए। मिट्टी की परिभाषा एक तरह से आप लिख सकते हैं कि मिट्टी क्या है, कि इसका निर्माण जो होता है वो चट्टान के चूड़ से होता है। जो जिस जगह पे जिस तरीके की चट्टान होगी उससे जो चट्टान टूट जाती है उससे जो चूड़ बनता है, और उसमें प्लस यानी चट्टान चूड़ और प्लस इसमें ह्यूमस, जिसकी बात हमने की कि जो वनस्पति जीव जंतुओं के सड़े गले अंश होते हैं उनके दोनों के मिल के जो मिट्टी बनेगी, जो भी बनता है स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। यानी कि चट्टान वहाँ पे कैसी है, कैसे वहाँ पे स्थल है, वो वहाँ से निकला हुआ चूड़ और उसमें मिला हुआ ह्यूमस, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो दोनों के योग को क्या बोला जाता है, उसी को आपकी मिट्टी या मृदा
बोला जाता है। तो मिट्टी या मृदा किसको बोलते हैं? तो चट्टान का चूड़ और ह्यूमस। अब इसमें ह्यूमस में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होता है। बात करते हैं कि कोई मिट्टी या मृदा बन रही है तो उसमें जो है उसके संगठक क्या होंगे, उसके कंपोजिशन क्या हो सकता है। तो उसका कंपोनेंट की बात करें या उसके क्या बोलते हैं, उसके संगठक की बात करते हैं, तो इसके कंपोनेंट क्या हो सकते हैं या संगठक क्या हो सकते हैं। तो संगठक क्या होंगे मिट्टी के, वो उसकी बात कर लेते हैं। तो वैसे लिख दीजिए कि कंपोनेंट ऑफ सॉइल या मृदा के संगठक, ये हेडिंग हो जाती है आपकी। तो एक तरीके से अब कौन से संगठक होते हैं, यानी कि कौन से कंपोनेंट होते हैं जिससे मृदा बनती है, तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। कि आपका पहला अगर इसमें देखा जाए तो मैंने जिसकी बात की कि पहला तो बात होती है चट्टान चूड़ की, यानी कि चट्टान कैसी थी, उससे जो आपका अपर्दन अपक्षय की वजह से जो चूड़ निकलता है, जो उसका जो कण होते हैं छोटे छोटे, तो वो आपकी कैसी है। उस किसी जगह पे मिट्टी, जैसे आपकी काली मिट्टी है या आपकी जलोढ़ मिट्टी है या आपकी लेटराइट मिट्टी है, तो वो वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है उस पे डिपेंड करती है। इसके अलावा किस पे, और इसमें कौन से कंपोनेंट होंगे, तो मृदा जल का मतलब है मृदा जल कैसा है मृदा में, यानी मिट्टी में मृदा जल की जो है मात्रा कितनी है, मृदा वायु कितनी है, इस सारे कंपोनेंट आपकी मिट्टी को डिसाइड करते हैं। इसके अलावा चौथा आपका ह्यूमस, तो ह्यूमस भी डिसाइड करता है कि आपके इस मिट्टी कैसी होगी। अगर मृदा जल, मृदा वायु और ह्यूमस और चट्टान चूड़, ये चारों जो हैं आपके किसी भी क्षेत्र की मिट्टी को डिसाइड करते हैं कि मिट्टी आपकी कैसी होगी। आगे बात करते हैं और इसी के इन आधार पे हम जानेंगे कि मिट्टी अलग अलग जगह पे कौन सी मिलती है, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। तब तक के लिए आप चीज़ें जानते रहिए। पहली बात हमने जान ली कि मृदा के संगठक क्या होंगे, कंपोनेंट कौन से होते हैं, कि मृदा का चूड़ यानी चट्टान चूड़, और मृदा जल, मृदा वायु और ह्यूमस। तो मृदा वायु का मतलब क्या हुआ कि मृदा में जो वायु जो उस मृदा के कण कितने बड़े हैं, उसके अंदर कितनी वायु जो है ट्रैप कर रही है उसमें है, तो उसको ही मृदा वायु बोलते हैं। उसके अलावा इसी में जल कितना है उसको देखा जाता है। तो जैसे आपकी चिकनी मिट्टी होती है तो उसमें जल की मात्रा या उसके कण छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें मृदा वायु, मृदा जल, ये दोनों की मात्रा कम होती है, और ये पास होने की वजह से क्या है, चिकनी होती है और इसमें नमी धारण की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। ऐसे ही अब अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो आपकी इसमें नमी धारण की क्षमता कम होती है, क्योंकि इसके कण जो हैं बड़े बड़े होते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे, इसको दोनों को अभी हटा देते हैं। तो मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि आपने कंपोनेंट जान लिए। अब क्या है कि मृदा निर्माण जब होता है तो उसको कुछ कारण प्रभावित करते हैं। मतलब मिट्टी कभी इसी एक प्रोसेस से बनती है, तो उसको लेके कौन सी प्रोसेस होती हैं उसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन अब एक और बात जानिए कि मिट्टी जो होती है जब मृदा बन रही है तो मिट्टी के निर्माण के क्या होते हैं कि कुछ कारक होते हैं, कुछ वजह होती है जिससे वो मिट्टी बनती है। एक समय हो सकता है, जलवायु हो सकती है, तो उसको लेके हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी के निर्माण को कर लीजिए, को प्रभावित करने वाले कारक। अब कारक या फैक्टर जो होते हैं वो कौन से होंगे, तो कारक या फैक्टर्स क्या होंगे उसकी बात हम कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई मिट्टी बन रही है तो वो कैसी मिट्टी है, वो नई मिट्टी है, पुरानी है, या उसमें किस टाइप की चीज़ें पाई जा रही हैं, तो उस सब को लेके जो अगर चीज़ें देखी जाती हैं तो उसी को हम फैक्टर बोला जाता है, उसी को फैक्टर बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो आपका मैंने बताया कि जनक चट्टान कैसी है, जिसके बारे में हमने बात की कि जनक चट्टान यानी कि वो उसकी पेरेंटल रॉक्स कैसी है, जनक चट्टान कैसी, यानी वो मिट्टी किन चट्टानों से बन रही है, पहली बात तो ये देखना पड़ता है। तो ये फैक्टर होता है पहला कि किसी भी जगह की चट्टान कैसी है, कि वो आपके ज्वालामुखी चट्टान से बनी है या आपके अवसादी चट्टान से बनी है या कायांतर चट्टानों से बनी है, तो उसको जनक चट्टान बोलते हैं, पेरेंटल जो है आपकी रॉक्स बोलते हैं। तो एक फैक्टर ये होता है कि आपका देखना पड़ता है कि वहाँ की चट्टान कैसी है। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, तो उसमें ह्यूमस कैसा है, ह्यूमस की मात्रा कैसी है, एक ये फैक्टर देखना पड़ता है कि उसमें कैसा रहेगा। तीसरी बात हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पे
जो है जलवायु कैसी देखने को मिलती है। अगर मान लेते हैं कि जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आपकी किस तरीके की मिट्टी मिलेगी, और वहाँ कहीं पे अगर धूप ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ पे किस तरीके की मिट्टी देखने को मिलेगी। तो वो जलवायु भी आपकी निर्धारित करती है किसी भी जगह की मिट्टी को। इसके अलावा चौथा फैक्टर आपका हो सकता है, तो आपका कौन सा होगा, वो टाइम होगा, यानी समय। अब किसी मिट्टी को, कौन सी नई मिट्टी है पुरानी है, जितना समय होता है उसके हिसाब से ही मिट्टी जो होती है आपकी और अलग अलग डिफरेंट तरीके की हो सकती है। तो इस तरीके से 4 फैक्टर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं किसी भी जगह की मिट्टी को। अब मैं आपको बता दूं कि मिट्टी के वर्गीकरण भी होता है, लेकिन या उसका जो है टाइप्स होते हैं, या उसका क्या कहते हैं विभाजन देखा जाता है परतों के रूप में। तो अब ये आपके एग्ज़ाम के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपकी मिट्टी है उसको 4 परतों में इसको विभाजित किया जाता है। तो 4 परतों में विभाजित किया जाता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए आपको जानना ज़रूरी है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे ऊपर की परत है, सबसे पतली परत है, ये मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है, और इसको ओ नाम दिया जाता है। यानी इसका जो आपका एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सॉइल प्रोफाइल बोल सकते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल अगर देखी जाए तो किस तरीके की होती है, तो इसको जो है नाम दिया जाता है ओ। ये सबसे ऊपरी मृदा है, और इसमें मैंने आपको बताया है कि क्या होगा इसमें जो है ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी। किसी भी मृदा की ऊपरी परत में जो आपकी ह्यूमस की मात्रा देखी जाती है या जैविकी पदार्थ देखे जाते हैं कि उसमें कैसे कैसे हैं। इसके बाद जो दूसरी परत है वो आपकी ए नाम दिया जाता है इसको, तो ए नाम दिया जाता है। दूसरी वाली को बी नाम दिया जाता है, और तीसरी वाली को आपका सी नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से विभाजन कर देते हैं। और एक तरीके से ए वाली जो परत है, अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें ह्यूमस या जैविक पदार्थ, इसमें जैविक पदार्थ कैसे हैं वो भी देखे जाते हैं। तो जैविक पदार्थ या जैविक सामग्री देखी जाती है, तो किस तरीके की है, ठीक है। अब बात करते हैं ए वाले में। तो ये क्या है कि ये एक तरह से इसमें से जो निच्छालन के पदार्थ आते हैं, इसमें से जो मटेरियल आता है, तो एक तरीके से ये निच्छालन का क्षेत्र होता है। और निच्छालन का क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे से, अभी अपनी प्रोसेस जब समझेंगे तब। तो निच्छालन क्षेत्र होता है। अब उसके बाद बी जो पॉइंट आता है अब ये एरिया है, इसी में आपके पेड़ों की जड़ें जो होती हैं सबसे ज़्यादा सघन जड़ें वो है लंबी, यहीं तक ज़्यादातर देखी जाती हैं। और भी जो अगर बड़े पेड़ हैं आपके तो उनकी जड़ें मुश्किल से बी वाली प्लेट में जा पाते हैं। तो इस तरीके से ए प्लेट तक ही ज़्यादातर पेड़ों की जड़ें रहती हैं। तो अब बी जड़ जो आपकी है वो ज़्यादातर किससे संबंधित होती है, तो वो जल वाला जो क्षेत्र होता है, जल संचय वाला से क्षेत्र जो होता है जल संचयन का, तो वो उससे संबंधित प्लेट कौन सी होती है, ये आपकी बी प्लेट होती है। और जो सी प्लेट होती है वो चट्टानों से संबंधित होती है, जो इम्पोर्टेंट मतलब जो आपकी मैंने कहा कि जनक चट्टान है उससे संबंधित प्लेट जो होती है वो सी होती है। तो सी प्लेट क्या है कि वो किस जगह की चट्टान कैसी है उसके ऊपर जो मृदा बन रही है वही आपकी सी प्लेट मानी जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं प्रोफाइल जो है उसकी प्लेटें कितने प्रकार की है मृदा की, तो 4 मानी जाती हैं। ऊपर की प्लेट जो होती है आपकी ह्यूमस की मानी जाती है। दूसरी वाली आपकी निच्छालन क्षेत्र होता है जिसमें ज़्यादातर काले रंग के और कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं आमतौर पर वो आपके देखने को मिलते हैं। तो निच्छालन का क्षेत्र ये होता है। इसी में आपके खनिज देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर खनिज ज़्यादातर जो देखने को मिलते हैं वो आपकी ए प्लेट में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके की प्रोफाइल जो है मृदा की होती है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। आपने बना लिया हो तो बना लीजिए, और नहीं तो वीडियो रोक के बनाइए, क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं अपनी एक प्रोफाइल के बाद कि कुछ प्रोसेस होती है मृदा के निर्माण की, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। कुछ प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो ये जो है मृदा निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। तो प्रक्रियाएं क्या है, प्रोसेस क्या है आपकी, तो इसमें आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया हुआ है, उसको मैं एक एक करके बताऊंगा। कि पहली प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि अपक्षय एक क्रिया होती है, अपक्षय एक प्रक्रिया होती है।
अपक्षय के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि किसी भी एक चट्टान का जब वहीं पे टूट कर उसके कण बिखर जाते हैं छोटे छोटे कणों में, ऊपर की परत के जो कण टूट जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसी को अपक्षय की क्रिया बोला जाता है। यानी जब तक कण जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं तब तक उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अपक्षय बोला जाता है। अब आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तब उसमें मैं और अच्छे से बताऊंगा कि ये अपक्षय होता कैसे है। आपको मैं हल्के रूप में बताता हूँ कि जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो किसी भी चट्टान में जो है अपक्षय की प्रोसेस होती है। कि जैसे टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है, तो जैसे ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे क्या होता है कि मान लेते हैं कि वहाँ पे चट्टानें जो है कमज़ोर होने लगती हैं, और रात के समय में या टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ठंडी पड़ जाती हैं तो कठोर हो जाती हैं। तो ठंडे गरम की वजह से उनमें दरारें पड़ती हैं और फिर एक टाइम के बाद वो टूट जाती हैं। अगर वहीं हिमालय पे देखते हैं, हिमालय पे क्या होता है कि चट्टानों के ऊपर बर्फ़ जमी होती है, हिमालय के ऊपर चट्टानों पर बर्फ़ जमी होती है। तो दिन में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बर्फ़ जो है पिघलती है और जो है चट्टानों की जो दरारें होती हैं उसमें चली जाती है। अब जब रात में जब ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वो बर्फ़ जो होती है उन्हीं दरारों में, जो ये चट्टान है और इन्हीं दरारों में जम जाती है, यहाँ पे जम जाती है। फिर से क्या होता है, और जमती है तो क्या होता है कि उसका आयतन जो है अधिक हो जाता है। तो बर्फ़ का आयतन जो होता है अधिक हो जाता है, पानी का आयतन कम होता है। तो जब आयतन अधिक हो जाता है तो क्या होता है कि वो प्रेशर लगाती है चट्टानों पे, और तो चट्टानें जो हैं उनमें दरारें पड़ती हैं और वो टूटने लगती हैं। फिर क्या होता है, दिन फिर से होता है और फिर से क्या होता है, टेम्परेचर अधिक हो जाता है और फिर जो बर्फ़ होती है वो पानी में बदल जाती है। तो पानी में बदलने की वजह से फिर वो और अंदर चली जाती है चट्टानों में, और अंदर जाने की वजह से फिर से जब रात होती है तो फिर से बर्फ़ बनती है और उसका आयतन बढ़ता है, और यही प्रोसेस चलती रहती है लंबे समय तक, जिससे क्या होता है, चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती हैं और वो टूटने लगती हैं। और यही टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी अपक्षय कहलाती है। तो इस तरीके से आप हल्की हल्की चीज़ें समझिए। आपकी मुख्यतः मिट्टियाँ हैं तो मिट्टियों को हम अच्छे से समझेंगे। पहले आप कुछ कुछ प्रोसेस समझ लीजिए जो आपकी मिट्टियों को बनने में सहायक होती हैं। तो ये आपकी पहली हो गई। फिर दूसरी प्रोसेस हमने पढ़ा था कि अपर्दन होती है। तो ये अपर्दन क्या है, अपर्दन, तो अपर्दन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अपर्दन क्या चीज़ है। कि अपर्दन जब ये जैसे अपक्षय हो गया और यही जब नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा या किसी भी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे लाए जाते हैं ये मृदा के कण, तो ये ही प्रोसेस जो होती है, ये प्रोसेस जो आ रही है आपकी हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, अपर्दन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि चंबल का जो क्षेत्र है, जो चंबल का क्षेत्र है, वो उसमें जो है नदियाँ जो हैं कटाव करती हैं। तो वो भी क्या कर रही हैं, कटाव कर रही हैं। इसका मतलब है वो अपर्दन कर रही हैं कि एक जगह की मिट्टी को बहाकर दूसरी जगह ले जा रही हैं। तो यही क्या हो रहा है, ये भी एक तरह से अपर्दन हो रहा है। तो नदियाँ भी एक तरह से अपर्दन कर रही हैं। और तीसरी प्रोसेस जान लेते हैं कि ये हो गया आपका अपक्षय, अपर्दन। एक निक्षेपण होता है जिससे क्या होता है, आपकी चीज़ें बनती हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल लाया गया और यहाँ पे छोड़ दिया गया, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको निक्षेपण प्रक्रिया बोला जाता है। लेकिन ये मिट्टी के बनने में सहायक होता है, लेकिन आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि निक्षेपण भी एक तरह से प्रोसेस है। ये भी क्या है कि जैसे आपने बांगर और खादर पढ़ा था कि वहाँ पे मिट्टी के कण लाए जाते हैं, छोटे छोटे कण इकट्ठे जमा कर दिए जाते हैं। तो वहीं पे जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बांगर बोलते हैं, और जो नई जलोढ़ होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको खादर बोलते हैं। तो बांगर और खादर इस तरीके की मतलब स्ट्रक्चर मिट्टियों के देखे जाते हैं, मृदा के देखे जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आपकी प्रोसेस होती हैं कुछ, जो आपके मृदा निर्माण में सहायक होती हैं। आगे बात करते हैं कि और क्या क्या प्रोसेस हो सकती हैं। तो बात करते हैं कि उसमें एक और प्रोसेस है जिसको निच्छालन बोलते हैं। तो निच्छालन क्या है, निच्छालन की बात कर लेते हैं। निच्छालन क्या है, तो निच्छालन क्या है कि निच्छालन मैंने बताया था कि अगर कहीं पे आपका टेम्परेचर अधिक है और वर्षा भी अधिक हो रही है, तो वर्षा भी अधिक हो रही है और टेम्परेचर भी अधिक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मृदा, वर्षा अधिक होती है तो क्या होता है कि मृदा में यानी मिट्टी में जो ऊपर के पदार्थ होते हैं, जो अधात्विक पदार्थ होते हैं, अधात्विक पदार्थ होते हैं,
तो वो नीचे चले जाते हैं और उसमें जो है धात्विक पदार्थ रह जाते हैं ऊपर। धात्विक पदार्थ जो हैं वो मृदा की ऊपरी सतह पर रह जाते हैं, ऊपरी सतह पर रह जाते हैं, सतह पर रह जाते हैं। अब यही जो रह जाते हैं धात्विक पदार्थ, तो उसी को क्या है, उससे क्या होता है कि वो लैटेराइट मिट्टी एक तरह से बन जाती है। तो लैटेराइट मिट्टी को जब पढ़ेंगे उसमें जानेंगे कि वर्षा जब अधिक होती है, निच्छालन का मतलब होगा कि जो मृदा में जो ऊपर के पदार्थ थे, जो धात्विक और अधात्विक दोनों थे, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ये आपकी मिट्टी है, अब इसमें से क्या हो रहा है, ये आपकी मृदा है मान लेते हैं। अब इसमें से जो अधात्विक खनिज हैं वो जो बारिश की वजह से क्या है, छन के या जो है वर्षा की वजह से ये नीचे चले जा रहे हैं अवशोषण की वजह से। तो अवशोषण से क्या हो रहा है, अवशोषण से क्या हो रहा है, अधात्विक खनिज जो है आपके अधात्विक खनिज नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। और यह जब अधात्विक खनिज नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे शेष बचते हैं, जो शेष बचते हैं वो शेष रह जाते हैं धात्विक खनिज, जिसमें आपका Fe हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, इस तरीके से। तो जब वो ये शेष रह जाते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम निच्छालन प्रक्रिया बोलते हैं। तो एक ये 4 आपकी प्रोसेस हो गई। आगे कुछ और चीज़ें जान लेते हैं और प्रोसेस जान लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और निच्छालन के बाद जैसे आपकी और इसमें क्या क्या हो सकती हैं, तो एक प्रोसेस होती है गिले भवन, एक प्रोसेस होती है गिले भवन। ये क्या होती है, तो ये इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, कभी आपको पूछ सकता है। इसको ग्लेसिएशन बोलते हैं, ग्लेसिएशन बोलते हैं। तो ये क्या है गिले भवन, तो गिले भवन के बारे में आपको मैं बता दूं कि जहाँ पे भी वर्षा अधिक होती है, जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है वहाँ पे ऐसी क्रिया देखने को मिलती है। क्या होता है कि वर्षा अधिक होने की वजह से कहीं किसी तो जल स्तर बढ़ जाता है, मतलब मृदा में जल स्तर बढ़ जाता है, मृदा में जल जमाव बढ़ जाता है, जल स्तर या जल जमाव। तो जल जमाव बढ़ने की वजह से क्या होता है, जल जमाव बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा या नहीं तो हम पढ़ाएंगे कि जो एक प्रोसेस होती है BOD के बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं वो क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो वो ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, फिर वो क्रिया नहीं कर पाते हैं और श्वसन क्रिया में उनको दिक्कत आती है। तो वो फिर क्या करते हैं, वो एक रसायन जो है छोड़ते हैं। तो वो रसायन छोड़ते हैं और वो किस तरीके का होता है, वो एक अम्लीय प्रकार का रसायन होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव अम्लीय रसायन छोड़ते हैं और यही अम्लीय रसायन क्या करता है कि मृदा का रंग जो होता है वो नीला कर देता है। तो मृदा का रंग नीला कर देता है, कैसा हो जाता है, नीला। अब ये नीला हो गया तो इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, गिले भवन बोल रहे हैं। कि क्या हो रहा है कि वर्षा अधिक हो रही है, वर्षा से जल जमाव हो रहा है, फिर क्या हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की कमी आ रही है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। ऑक्सीजन की कमी से क्या है, सूक्ष्म जीव जो हैं एक रसायन छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको श्वसन करने को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही थी। तो इसकी वजह से क्या कर रहे हैं वो कि एक अम्लीय रसायन छोड़ते हैं, निकालते हैं, मुक्त करते हैं। उससे क्या होता है कि मृदा का रंग जो होता है वो नीला पड़ जाता है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को आपका ग्लेसिएशन बोलते हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं, ग्लेसिएशन या गिले भवन बोला जाता है। तो कुछ कुछ प्रोसेस हैं ये आपकी मृदा निर्माण की। इसी में एक प्रोसेस और आती है जिसको मैं बताता हूँ। इसमें जो है आपकी एक और होती है, इसको बोलते हैं पौडजोलीकरण, इसको बोलते हैं पौडजोलीकरण। ये पौडजोलीकरण क्या है, तो ये क्या होता है कि मान लेते हैं कहीं पे भी वर्षा अधिक हो रही है, जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे पत्तियाँ जो होती हैं उसके अपघटन से क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हिमालय का क्षेत्र या शंकुधारी वनस्पति है, अब वहाँ पे वर्षा अधिक हो रही है और वो वनस्पतियाँ क्या करती हैं, तो वनस्पतियाँ क्या करती हैं, अपनी पत्तियों का अपघटन होता है, करती हैं मतलब। तो जी इन वनस्पतियों की पत्तियाँ जो होती हैं
उनका अपघटन होता है, यानी वो टूट के जो है मिलने लगती है मिट्टी में, और उनसे क्या होता है, इनसे भी एक तरीके का अम्लीय रसायन जो है निकलता है। तो इन पत्तियों से भी क्या है, एक अम्लीय रसायन निकलता है। इनसे क्या हो रहा है कि अम्लीय रसायन मुक्त होता है या निकलता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अब ये अम्लीय रसायन इतना खतरनाक होता है कि ये क्या करता है कि जो मृदा में धात्विक खनिज होते हैं, जो मृदा के धात्विक खनिज होते हैं, मृदा के धात्विक खनिज होते हैं, उनको क्या करता है, ये अम्लीय पदार्थ उनको एक्टिव कर देता है। इनको क्या कर रहा है, एक्टिव कर देता है, यानी कि सक्रिय कर देता है। और फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक और निर्माण, इनके एक्टिव होने की वजह से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लिख देता हूँ मैं, अनुपस्थिति में एक सेस्क्यू ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये सेस्क्यू ऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि उसके एक्टिव होने से धातुओं के, उस रसायन की वजह से धातुएं एक्टिव हुई, उससे एक सेस्क्यू ऑक्साइड का निर्माण हुआ। और यही क्या करता है कि धातुओं की जो मृदा होती है उसको जो है आपकी नीचे ले जाता है, निचली परत में ले जाता है। यानी ये सेस्क्यू ऑक्साइड क्या काम कर रहा है कि जो मृदा में धातुएं थी, मृदा में धातुएं या धात्विक खनिज जो थे आपके, उनको क्या कर रहा है, ये वो नीचे ले जा रहा है, यानी कि निचली परत में ले जाता है। तो आपकी निचली परत में ले जाता है, और ऊपर की परत में क्या बचता है, ऊपरी परत में क्या बचता है, इसमें अधात्विक खनिज बचते हैं, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिलिका की मात्रा बढ़ जाती है। ऊपरी परत में क्या हो रहा है, ऊपरी परत में सिलिका की मात्रा बढ़ जा रही है, तो सिलिका की मात्रा अधिक हो जा रही है। इसी प्रक्रिया को, जो सिलिका की मात्रा बढ़ रही है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पौडजोलीकरण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पौडजोलीकरण बोलते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस समझ लीजिए और अच्छे से कि देखिए क्या है कि पौडजोलीकरण क्या है, कि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक हुई, वहाँ की वनस्पतियों की पत्तियों का अपघटन हुआ, और उस अपघटन से क्या हुआ, एक अम्लीय रसायन निकला। उस रसायन ने क्या किया कि धात्विक खनिज को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। जो मृदा में धात्विक खनिज थे उनको एक्टिव कर दिया, और उन धात्विक खनिज ने क्या किया कि सेस्क्यू ऑक्साइड का निर्माण किया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब ऑक्सीजन ना हो तब भी वो एक्टिव हैं, और उन्होंने क्या किया, सेस्क्यू ऑक्साइड का निर्माण किया। उस सेस्क्यू ऑक्साइड की वजह से क्या हुआ कि जो धात्विक खनिज थे वो निचली परत में जाने लगे, जैसे कि हमने निच्छालन में पढ़ा था, उस तरीके से प्रोसेस होने लगी। और ऊपर की परत में क्या बच गया आपका, तो ऊपर की परत में जो है आपकी सिलिका की मात्रा अधिक होने लग गई, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी पौडजोलीकरण कहलाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये भी आपका सॉइल फॉर्मेशन का एक तरीका है। आगे बात करते हैं इसी तरीके में एक आपका लेटराइटीकरण होता है। इसको जान लीजिए, फिर हम शुरुआत करेंगे अपनी मिट्टियों के बारे में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से इनको समझने के बाद आपको मिट्टियाँ जो हैं और आसानी से समझ में आ जाएंगी। लेटराइटीकरण क्या है कि अगर किसी जगह का टेम्परेचर अधिक है, टेम्परेचर क्या है, अधिक है, एक सेकेंड, किसी जगह का टेम्परेचर जो है आपका अधिक है और वर्षा भी अधिक हो रही है। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो आपका पश्चिमी घाट का एरिया है या आपका मेघालय असम का एरिया है, उनमें ज़्यादातर वर्षा अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्र मान के चलिए, दिमाग में रखिए कि हाँ, अगर यहाँ टेम्परेचर अधिक है, वर्षा भी अधिक हो रही है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि जो ऊपरी परत का जो अधात्विक खनिज होते हैं वो नीचे की परत में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका कि जो अब टेम्परेचर अधिक है, वर्षा भी अधिक हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि जो ऊपरी परत के अधात्विक खनिज, जैसे कि आपकी सिलिका हो गई, जैसे मिट्टी के, और जो आपके ह्यूमस हो गया, तो वो सारे खनिज जो हैं, अधात्विक खनिज जो हैं, कहाँ चले गए, वो छन के नीचे चले गए, अवशोषण से निचली परत में चले जाते हैं। तो निचली परत में चले जाते हैं, और
ऊपर की परत में क्या बच जाता है, ऊपरी परत में क्या बच जाता है आपका, ऊपरी परत में आपका धात्विक खनिज बच जाते हैं। धात्विक खनिज क्या रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को, जो धात्विक खनिज बच गए, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसी को आपका लेटेराइटीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसी को लेटेराइटीकरण बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपकी प्रोसेस कैसे कैसे हो रही है। अब हम अपने मेन पॉइंट टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि ऊपरी पर टेम्परेचर ज़्यादा था, वर्षा ज़्यादा हुई, और ऊपरी परत का जो अधात्विक खनिज है जैसे ह्यूमस हो गया, सिलिका हो गई, जो आपके हैं, तो वो क्या है, नीचे आ रहे हैं, निचली परत में आ रहे हैं। और ऊपरी परत में आपके धात्विक खनिज जैसे Fe, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इस तरीके के पदार्थ जो हैं वो आपके रह जाते हैं ऊपर। और उसी प्रोसेस को, उस मृदा को क्या बोलते हैं, लेटेराइट मृदा। और उससे जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, तो उसको लेटेराइटीकरण बोला जा रहा है। तो अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि नीचे जो है आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके लिए पेजेस की कमी पड़ रही है, तो मैंने जो आज लगा नहीं पाया सही से, तो मैं इसको हटा देता हूँ सही से। एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। अब ये आपका हो गया। तो ये सारी प्रोसेस आप समझ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं, अपने मेन पॉइंट पे वर्गीकरण देखेंगे हम मृदा का, और जानेंगे कि क्या है पूरी कहानी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मृदा के वर्गीकरण को लेके। मृदा का वर्गीकरण। अब मृदा का वर्गीकरण जान लीजिए। तो मृदा का वर्गीकरण जान लेते हैं कि मृदा कितने प्रकार की है या किसने इसका डिवीज़न किया। तो मैं आपको पहली बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद से हम देख रहे हैं एंगल से कि स्वतंत्रता के बाद जो है इस मृदा का जो है विभाजन जो है, या इसका जो है टाइप कितने हैं या वर्गीकरण है, तो वो ICAR ने किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको फुल फॉर्म होता है। तो आप लिख सकते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब इन्होंने क्या किया कि एक हमारे भारत के ही वैज्ञानिक थे जो SP रॉय थे। तो SP रॉय की रिकमेंडेशन के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा, तो इन्होंने ही जो है मृदा को 8 प्रकार में बांट दिया। तो 8 प्रकार की मृदा हम पढ़ने वाले हैं। 8 प्रकार की मृदा कौन सी है, उनके नाम लिख लीजिए फटाफट। इसमें पहली मृदा है आपकी जो है जलोढ़ मृदा। इसमें पहली मृदा है आपकी जलोढ़ मृदा। दूसरी मृदा है आपकी इंग्लिश में आप रेड येलो सॉइल बोलते हैं इसको। अब इसको हिंदी में लाल पीली मृदा बोल देंगे, लाल पीली मृदा। तो ये लाल पीली मृदा हो गई। अब तीसरा टाइप जो है आपका कौन सा है, तो आपका तीसरा टाइप है काली मिट्टी। इसको लिखिए आप, काली मिट्टी या काली मृदा। इसके बाद आपकी लेटेराइट मृदा, ये आपकी लेटेराइट मृदा। और फिर उसके बाद आपकी जो है 5वें नंबर पे मरुस्थली मृदा, मरुस्थली मृदा, या इसको रेतीली मृदा भी बोलते हैं, इसको रेतीली मृदा भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अपनी कौन सा 6वें नंबर की, तो उसको हम पर्वतीय मृदा बोलते हैं, इसको पर्वतीय मृदा कहा जाता है। और फिर 7वें प्रकार की आपकी कौन सी होगी, तो अम्लीय या क्षारीय मृदा होती है। तो इसमें अम्लीय तथा क्षारीय मृदा, ये आपकी 7वें नंबर पे हो जाती है। और लास्ट हमारी 8वें नंबर पे है वो आपकी पीट मृदा है। तो पीट मृदा, इसको पैटी सॉइल भी कहा जाता है। तो आपकी ये 8 प्रकार की मृदाएं हो जाती हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो आप देख रहे हैं कि आपकी पहली है जलोढ़, दूसरी है लाल पीली मृदा, तीसरी है काली मिट्टी, चौथी है लेटेराइट मिट्टी, और 5वीं आपकी मरुस्थली मृदा, और 6वीं आपकी पर्वतीय मृदा, और 7वीं अम्लीय या
तथा क्षारीय मृदा, और फिर 8वीं आपकी जो है पीट मृदा है। अब इनको हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो आप पहली हेडिंग डालिए इसमें। पहली आपकी जो मिट्टी होगी वो आपकी कौन सी होगी, वो आपकी होगी जलोढ़ मृदा, जिसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी जलोढ़ मृदा को समझते हैं कि क्या है पूरी कहानी और क्या कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं देखने को, उस सब पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए पहली आपकी बात कर लेते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। तो आपकी जलोढ़ मृदा के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात इसके बारे में जान लीजिए कि इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको कांप मृदा बोलते हैं या इसको कछारी मृदा भी कहा जाता है। तो आपके मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में इसको ये कछारी मृदा का नाम भी दिया जाता है। तो आपके क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, उनमें भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको कांप मृदा या कछारी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके में। क्या है कि ये सबसे बड़े जो है क्षेत्र में देखने को मिलती है, भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में, सबसे बड़े क्षेत्र में फैलाव या विस्तार, सबसे बड़े क्षेत्र में क्या है इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ये लगभग भारत के 43% जो मृदा है उसका क्षेत्र ग्रहण करती है, यानी वो 43% में फैली हुई है लगभग। तो सबसे बड़े क्षेत्र में ये फैली हुई है, लगभग 50% के आसपास देख रहे हैं आप, 43% है। अब ये मृदा का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो मृदा निर्माण जो होता है आपका, वो नदियों के द्वारा जो लाए गए अवसाद होते हैं उसके जमने से होता है। तो नदियों के जमाव से क्या होता है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से। तो ये निर्माण कैसे हो रहा है कि अवसाद के निर्माण से, वो जमाव से हो रहा है। जो नदियाँ लाती हैं आपके हिमालय के क्षेत्र से, जो नदियाँ बहाकर अवसाद लेके आ रही हैं, उससे इनका निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जलोढ़ मृदा को ये नाम दिया जाता है, इस तरह क्षेत्र में फैली हुई हैं और आपके ये जो है निर्माण कैसे हो रहा है। दूसरी बात इसमें और अगली बात जानने वाली है जो आपकी, वो इसमें क्या क्या मिलता है, यानी कौन से मटेरियल, कौन से पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इनकी कमी पाई जाती है। अब पाई जाती है और अधिकता किसकी पाई जाती है, तो इसमें पोटास व चूना की जो होती है आपकी अधिकता पाई जाती है। तो ये आपकी अधिकता पाई जाती है किस की, तो पोटास और चूने की अधिकता आपकी पाई जा रही है, इसमें अधिक देखने को मिलता है। अभी एरिया की बात कर लेते हैं, कौन सी जगह पे आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। तो आपके जो पूरा ये आपका गंगा और सिंधु का जो मैदान है, गंगा और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तो इनके मैदान के जो क्षेत्र हैं उन सब में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, आपकी ये देखने को मिलेगी जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा जो तटीय मैदान प्रदेश होते हैं, जो तटीय मैदानी प्रदेश जो होते हैं, उनमें भी आपको ये देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी। जैसे आपका जो गोदावरी, कृष्णा, ये सब मिट्टियाँ जो बहकर जाती हैं, तो वहाँ के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें आपको ये मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये इसके जो आपका विशेषता क्या है या इसका रंग कैसा होता है। तो रंग को लेके बात करें अगर, तो ये आपकी हल्की भूरे कलर की होती है, हल्की या हल्का भूरा कलर इसका होता है। इसके अलावा ये राख के समान होती है, मतलब हल्का भूरा एवं राख के समान इसका क्या होता है, रंग होता है। तो आप देख रहे हैं कि चीज़ें कैसे हैं कि इसका कलर क्या है, इसके तरीके का है, कहाँ पे पाई जा रही है इन क्षेत्रों में, इसमें क्या क्या मिलता है।
अब हम बात कर रहे हैं इसकी एक विशेषता के बारे में कि इस जो गंगा का मैदान एरिया होता है, गंगा का मैदान जो है वहाँ पे क्या है, आपको यहाँ इस मिट्टी में जो है एक मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, गंगा के मैदानों में क्या होता है कि इसमें अशुद्ध कैल्शियम की गांठें देखने को मिलेंगी आपको। तो इसमें अशुद्ध कैल्शियम की गांठें देखने को मिलती हैं। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि गंगा के मैदानों में जब इसकी जो अशुद्ध कैल्शियम की गांठें देखने को मिलती हैं तो क्या है कि ये जो है कम उर्वरक मृदा मानी जाती है, यानी इसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं कि इनको कंकड़ भी बोलते हैं। तो इसमें कंकड़ देखे जाते हैं। अब इसको दूर करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है, उसके बारे में भी बात की जाएगा, जो क्वेश्चन में आपके सीधा आ जाता है। तो क्वेश्चन में आपका आएगा कि जिप्सम का यूज कहाँ पे करते हैं, तब हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि ये जो गंगा के मैदान का जो बांगर मृदा होती है, अक्सर उनमें ये जो है समस्या देखी जाती है कि उसमें अशुद्ध कैल्शियम की गांठें होती हैं या कंकड़ होते हैं और वो क्षारीय मृदा का रूप लेती है। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपका जिप्सम का यूज करते हैं। अब इसमें प्रकार भी होते हैं, 2 तरीके की मृदा होती है ये। तो इसके प्रकार की अगर बात करें तो 2 प्रकार की मृदा होती है। पहली तो मैंने आपको जैसे बताया खादर, और दूसरी आपकी होती है बांगर। पहली आपकी खादर और दूसरी बांगर। जो बांगर हमने बताया था कि कौन सी है, तो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। क्या होती है? ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा ये होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा। तो इसको हिंदी में आप लिखिए, पुरानी जलोढ़ मृदा। तो ये आपकी होती है बांगर। और नई जो न्यू एलुवियल सॉइल होगी आपकी, वो कौन सी होगी? वो आपकी खादर होगी। तो न्यू एलुवियल सॉइल जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? वो आपकी है खादर। तो ये आपके कौन से क्षेत्रों में मिलेगी? जो यूपी का पूर्वी क्षेत्र, बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र, और ये आपका जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिलती है। और जो आपका वेस्टर्न यूपी और राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट, इन सब एरिया में आपको कौन सी मृदा देखने को मिलेगी? तो वो आपको बांगर मृदा देखने को मिलती है। इसी में मैं आपको बता दूं कि इसमें ये एक तरीके की दोमट मृदा भी होती है। इसको दोमट मृदा भी एक तरीके से कहा जाता है। तो दोमट मृदा भी जान लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि दोमट मृदा क्या है। दोमट मृदा के बारे में, ये इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ये सारा जो जलोढ़ मृदा का एरिया है वही है। तो इसमें क्या होता है, दोमट मृदा में 3 रेशियो में जो है आपके कण पाए जाते हैं। 3 प्रकार के इसमें कण देखने को आपको मिलेंगे। एक तो रेत मिलेगा आपको, जिसको आप सैंड बोलते हैं, तो सैंड देखने को मिलता है। एक आपको गाद देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सिल्ट कहते हैं हम। और तीसरा आपका जो होता है मृत्तिका, ये आपका क्या होता है? ये आपकी क्ले होती है। तो क्या होता है कि सैंड जो है मोटे कण होते हैं, फिर उससे मध्यम कण, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोटे कण, ये मध्यम कण, और ये आपके बारीक कण होते हैं। तो ये 3 जो आपके हैं फीचर होते हैं इन सबके। तो सैंड हो गया, गाद हो गई, मृत्तिका हो गई, इन तीनों का रेशियो 1/3, 1/3, 1/3 इन सब का होता है। ये तीनों को मिला के जो रेशियो को मिला के जो मिट्टी बनती है, उसको हम दोमट मृदा कहते हैं। और ये तीनों आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? तो आपको जैसे ये आपका मैं बताता हूँ कि ये आपका गंगा का ये जो है आपका जोन है, जहाँ से गंगा बहती है। तो ये ऊपरी मृदा का गंगा का जो क्षेत्र है, जो ऊपरी बेसन है उसका गंगा का, तो उस बेसन में आपको कौन सा मिलेगा? तो इसमें सैंड की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। तो इसको हम कैसी बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रेतीली, इसको बोलते हैं रेतीली दोमट मृदा। इसको रेतीली दोमट मृदा बोलते हैं। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो आपका जो है, इसमें क्या ज़्यादातर मिलेगा? जो दूसरा वाला है, जिसमें आपको गाद देखने को मिलेगा, यानी सिल्ट देखने को मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो सिल्ट लोमी सॉइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिल्ट लोमी सॉइल। लोमी का मतलब दोमट, तो सिल्ट लोमी सॉइल
इसको बोला जाता है, यानी गाद या सिल्ट दोमी मृदा भी कहते हैं। तो ये मध्यम नदी क्षेत्र हो गया, ये ऊपर का ऊपरी क्षेत्र हो गया, ये ऊपरी क्षेत्र है, और ये फिर निचला क्षेत्र आ जाएगा। तो ये निचला क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मैंने अब तीसरे से समझ जाइए कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मृत्तिका मिलेगी, यानी कि किले मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, किले मिलेगा। अब इसमें किले को क्या बोलेंगे, तो आपको किले लोमी सॉइल बोलेंगे, इसको किले लोमी सॉइल बोलते हैं। तो ये कौन सी हो गई, मृत्तिका दोमट मृदा हो गई। तो यानी किले दोमट मृदा भी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें इस एरिया में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आगे बात करेंगे कि आगे दूसरी मृदा के बारे में बात करते हैं, जो हमारी कौन सी है, लाल पीली मृदा, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये आपकी पूरा जो है आपका जो है जलोढ़ मृदा के बारे में जो चीज़ें हो सकती हैं वो सारी बता दी गई हैं कि उसका क्या नाम है, वो कहाँ कितने क्षेत्र में फैली है, कहाँ पे मिलती है, निर्माण कैसे होता है, इसके अलावा उसका रंग कैसा है, हमने कहा कि उसमें कैसे कैसे फीचर्स हैं, टाइप कितने हैं, और दोमट मृदा उसका ही एक तरीके से दूसरा प्रकार होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी जो मृदा है आपकी लाल पीली मृदा, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपका इधर लिखता हूँ लाल पीली मृदा। अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपके क्वेश्चन में कई बार पूछते रहता है। तो पहली बात तो इसी में ये है कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये सबसे बड़ा क्या है, ये आपका दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है। ये दूसरा सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा, एक सेकेंड, सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। तो ये सबसे बड़ा मृदा वर्ग है, ये आपको जानना है। दूसरा जलोढ़ मृदा के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये मृदा वर्ग है। अब इसमें निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होगा, ये बताइए। तो अब देखिए क्या है कि इनका निर्माण कैसे होता है कि जो आपकी पुरानी चट्टानें होती है, जो आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं, एक सेकेंड, ये आपकी जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, और इसके अलावा जो आपके इधर एरिया में देखने को मिलेंगी, जो आपके राजस्थान में तो आपकी और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, तो कायांतरित चट्टानें जो होती हैं, ये कायांतरित चट्टानें होती हैं। तो इन दोनों चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से, इन दोनों चट्टानों के यानी आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की क्या होता है, अपक्षय होता है और अपर्दन होता है। तो इन दोनों के अपक्षय अपर्दन से मृदा जो निर्माण होता है, वही आपकी मृदा जो होती है, वही आपकी जो है लाल पीली मृदा कहलाती है। तो अपक्षय और अपर्दन से निर्मित, ऐसे लिख लीजिए कि अपक्षय और अपर्दन से निर्मित मृदा कौन सी होगी, तो वो आपकी दूसरी मृदा जो है आपकी, वो लाल पीली मृदा होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें लाल रंग, जैसे नाम आ रहा है लाल और पीली, तो इसमें लाल रंग कैसे होता है, इसमें लाल रंग जो हो रहा है उसका रीज़न क्या है, तो लाल रंग। इसमें लाल रंग का कारण क्या है, तो इसमें लाल रंग का कारण है आपका आयरन ऑक्साइड, इसको Fe भी बोलते हैं। तो आयरन ऑक्साइड लिख लीजिए, अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग लाल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जब पानी आ जाता है, यानी कि जब ये गीली हो जाती है, तो ये पीले कलर की हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि लाल पीली मृदा इसको क्यों बोला जा रहा है। पहली बात, इसमें आयरन ऑक्साइड है, और जब इसमें ये गीली हो जाती है, जब मृदा गीली हो जाती है, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाता है। इसीलिए इसको लाल पीली मृदा कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये अत्यधिक कैसी मृदा है, अत्यधिक क्या है, निच्छालित मृदा है। यानी निच्छालन तो आप समझ ही गए, तो अत्यधिक क्या है, अत्यधिक निच्छालित मृदा है। अत्यधिक क्या है, अत्यधिक निच्छालित मृदा है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या है कि इसमें कौन से जो है आपके खनिज या कौन से पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें नाइट्रोजन और उसके अलावा फास्फोरस, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका ह्यूमस, इन तीनों की क्या होती है, तीनों की कमी होती है।
तो इस तरीके के पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। और अधिकता किसकी पाई जाएगी, तो जैसे आपके जलोढ़ में थी वैसे ही इसमें भी आपकी देखी जाती है कि पोटास की अधिकता इसमें देखी जाती है। तो इसमें अधिकता किसकी है, पोटास की है। अब हम बात कर लेते हैं इसके विस्तार को लेके कि इसका जो एरिया है, जो विस्तार है, वो किस किस क्षेत्र में ये मिट्टी जो है आपकी लाल पीली मृदा जो है वो पाई जाती है। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि ये दक्षिणी पठार जो है आपका, तो दक्षिणी पठार के जो भाग हैं, दक्षिणी पठार के जो भाग हैं या दक्षिणी पठार का जो दक्षिणी भाग है उसमें मुख्यतः ये देखी जाती है। तो उसमें देखी जाती है। और कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो आपका दक्षिणी भाग का दक्षिणी भाग, इसके अलावा पूर्वी भाग में भी देखी जाती है ये मिट्टी। इसके साथ ही आपके उत्तरी पूर्वी भारत में भी ये मृदा देखी जाती है। तो कहाँ पे देखी जाएगी, उत्तरी पूर्वी भारत में। इसके साथ सबसे अधिक मात्रा इसका जो विस्तार देखने को मिलता है वो आपके तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो इसके तमिलनाडु में भी सर्वाधिक विस्तार देखा जाता है इस मृदा का, तो सर्वाधिक विस्तार देखा जाता है। तो इस तरीके के क्षेत्रों में ये मृदा आपको देखने को मिलेगी। अब ये मृदा किस लिए फेमस हो सकती है, किस तरीके की फसल इनमें देखने को मिलेंगी आपको, तो मैं आपको बता दूं कि फसल के एंगल से देखें, फसल इसमें के हिसाब से देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें कि आपको ज़्यादातर मोटे अनाज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें मोटे अनाजों की कृषि आपको देखने को मिलेगी। तो मोटे अनाजों की कृषि देखने को मिलेगी। अब आप सभी जानते हैं कि मोटे अनाजों में क्या आता है, कि मोटे अनाजों में ज़्यादातर आप सुनते होंगे कि जैसे ज्वार हो गया, आपकी मक्का हो गई, या आपका बाजरा हो गया, ये इसके अलावा जैसे रागी हो गई। तो ये जो फसलें होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं, मोटे अनाज होते हैं। अब ये सारी मृदा के बारे में जो जानकारियाँ थी वो आपकी हो चुकी हैं। आगे वाली मृदा के बारे में बात करते हैं और इसको अच्छे से समझिएगा कि तीसरी प्रकार की जो आपकी मृदा है वो आपकी काली मृदा है। तो काली मृदा है। अब इस काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो काली मृदा को हम कपासी मृदा भी कहते हैं, इसको हम क्या दूसरा नाम लेते हैं, इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। और इसका नाम क्या हो सकता है, तो इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। तो ये आपका रेगुर मृदा भी होती है। और इसका एक फीचर होता है, इसकी विशेषता होती है जिसके आधार पर इसको एक और नाम दिया जाता है कि इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। तो इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। अब ये हो गए इसके कई सारे नाम। यूपी के एंगल से देखें तो यूपी में इस मृदा को, जो आपके बुंदेलखंड के क्षेत्रों में भी देखी जाती है, तो उसको यूपी में क्या बोलते हैं इस मृदा को, तो इसमें करेल इसको नाम दिया जाता है, करेल मृदा इसको बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब स्वतः जुताई वाली मृदा है, काली मृदा का एक फीचर होता है वो आपको यहीं बताता हूँ, क्योंकि ये मिट्टी जो होती है वो इसमें मृत्तिका की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होती है, इसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसीलिए क्या होता है ये चिपचिपी हो जाती है। जब गीली होती है, इसमें जब पानी आता है तो ये चिपचिपी हो जाती है, यानी जल ग्रहण करने के बाद क्या होता है, इसका जल ग्रहण के बाद क्या होगी, ये मृदा जो है चिपचिपी हो जाती है। और जब ये सूखती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें पड़ती हैं तो इसीलिए इसको कैसा बोला जाता है कि जो है स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसमें कैसे जो है मिट्टी के कण पाए जाते हैं, मृत्तिका। और ये कैसे कण हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये बारीक कण होते हैं। कैसे होते हैं, बारीक कण होते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब तीसरी बात इसमें और इम्पोर्टेंट बातें क्या है, तो पहली बात इसमें जान लीजिए कि जो मृदा है ये, कि वो आपकी जो है काली मृदा, वो तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है मृदा का। तीसरा सबसे बड़ा क्या है, थर्ड सबसे बड़ा क्या है, मृदा वर्ग है। ये आपका मृदा वर्ग है। तो ये आपका जो है थर्ड सबसे बड़ा क्या है, मृदा वर्ग है। अब बात कर लेते हैं कि ये इसका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण की अगर बात करें, निर्माण कैसे होता है इसका, तो आपका निर्माण कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या थी, आपकी पुरानी क्लासेस में हमने बताया है, यहाँ पे जो है आपकी ज्वालामुखी चट्टानें थी,
तो आग्नेय चट्टानें यहाँ देखने को मिलती हैं, जिनको लावा चट्टानें भी जिनको बोला जाता है, आग्नेय चट्टानें या लावा चट्टानें। तो लावा चट्टानों से क्या हुआ, इनका निर्माण हुआ। तो ये काली मृदा किन से बनी है, लावा चट्टानों से क्या है, इसका निर्माण है, से निर्माण हुआ इनका। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब कैसे निर्माण होता है, तो इसके अपक्षय से हुआ। ये आपको तो समझने वाली बात है, ये लिखने की नहीं है कि अपक्षय से ही निर्माण होता है। अपक्षय होता है, फिर मिट्टी जो बनती है, वो आपको मैंने प्रोसेस बताई है सारी। अब बात कर लेते हैं इसमें और क्या चीज़ें आपकी काली मृदा को जानने वाली। तो कि पहली बात है, इसमें नमी धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो ये इसमें नमी धारण क्षमता जो होती है इस मृदा में सर्वाधिक होती है। तो आप ये समझ रहे हैं कि नमी धारण क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो बारीक होते हैं और मृतिका के कण होते हैं, क्ले मिट्टी होती है, तो इसीलिए इसमें जो है नमी धारण क्षमता ज़्यादा होती है। वो मैंने आपसे बात की थी। अब इसमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, किसकी कमी होती है, किसकी अधिकता होती है, उसकी बात कर लेते हैं। कि कमी की बात करें तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका ह्यूमस, इन सब की कमी पाई जाती है। अब अधिकता किसकी पाई जाएगी, अधिकता की बात करते हैं। तो अधिकता किसकी मिलेगी, जो आपके बारे में हम आगे बात कर रहे थे, जो आपका फेरस या आयरन ऑक्साइड है, जो Fe है, आपका पोटास, क्योंकि ये काली मृदा है, इसमें ये भी मात्रा पाई जाती है, पोटास, मैग्नीशियम, इसमें एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा और कुछ मात्रा आपको कैल्शियम की भी मिलेगी। तो ETC इस तरीके के जो पदार्थ हैं इसमें धात्विक अधात्विक खनिज जो हैं आपके पाए जाते हैं। तो इस तरीके की इसमें चीज़ें मिलती हैं और इस तरीके की चीज़ों की कमी होती है, नाइट्रोजन, ह्यूमस और आपके फास्फोरस की। तो ये हो गया। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, विस्तार देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है। ये ज़रूरी है आपके लिए, काली मृदा जो है वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। तो इसका जो आपको विस्तार है, आपको सभी को पता है कि भारत का जो दक्कन का पठार है, दक्कन पठार है। अब ये मत कहिएगा कि दक्कन पठार मैंने बताया नहीं, मैंने पूरा आपको मैप बता दिया है और इसीलिए मैं आपको इस तरीके से ज़्यादा बना नहीं रहा हूँ मैप, कि मैंने आपको पूरा मैप के ज़रिए चीज़ें सारी पहले बता दी थी और फिर उसके बाद मैंने चीज़ें शुरू करी हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें जो हैं आपको समझने में आसानी होगी। एक सेकेंड, तो ये आपको समझने में आसानी होगी कि जो है कि कौन सा एरिया कहाँ है। अब इस तरीके से देखिए कि इस तरीके से क्या है कि ये जो एरिया है ये आपका दक्कन का पठार है। तो इस एरिया में आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कहाँ पे मिलेगी, तो आपके मालवा का पठार जो होता है, मालवा पठार, जिसके बारे में भी हमने बताया था कि ये जो एरिया है मालवा का पठार, जो पूरा क्षेत्र है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जो है आपका, यहाँ पे भी आपको मिट्टी देखने को मिलती है, क्योंकि ये भी क्या है, प्रायद्वीप का भाग है जो आपको हमने पढ़ाया है। तो आपको जो है ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे भी आपको कौन सी मृदा देखने को मिल जाती है, काली मृदा देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में भी आपको काली मृदा देखने को मिल जाती है। तो अब ये कर्नाटक में भी आ जाता है, फिर तमिलनाडु के कुछ भागों में आपको जो है काली मृदा देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके के आपके कई क्षेत्र हैं जहाँ पे काली मृदा आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्षेत्र जो हैं आपके काली मृदा के क्षेत्र हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, काली मृदा को समझ रहे हैं आप। इसमें हमने जाना कि कौन से क्षेत्र है, किसकी कमी होती है, कहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये एक बात और जान लीजिए कि ये इसका जो काला रंग है वो किसके कारण होता है। तो आप सभी जान रहे हैं कि इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें एक आयरन मिलेगा, इसमें एक टाइटेनी फेरस भी होता है। इसमें टाइटेनी फेरस और आपको मैग्नेटाइट की अधिकता देखने को मिलेगी। तो इसमें इन दोनों की अधिकता देखने को मिलती है कि उपस्थिति या अधिकता के कारण क्या होता है, इनका कलर जो होता है वो काला रंग हो जाता है। तो इसका रंग पूछता है तो आप सभी जान ही रहे, नाम से ही पता है कि इसका रंग जो है काला होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी कौन सी मिट्टी के बारे में है, ये आपकी काली मिट्टी को लेके जो है आपकी चर्चा हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं आपकी लेटेराइट मिट्टी, जो आपकी तीसरी मिट्टी है, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी क्योंकि इसमें अब स्पेस की कमी हो गई है। तो एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं इसको हटाता हूँ।
तो इस तरीके से हमने अभी 3 मिट्टियाँ अपनी कर ली हैं। अब हम चौथी मिट्टी के बारे में जानेंगे। चौथी मिट्टी के बारे में जानेंगे कि कौन सी मिट्टी जो है आपके और जानने के लिए हैं। तो चौथी मिट्टी के बारे में जानेंगे और वो आपकी कौन सी मिट्टी होगी, वो आपकी कौन सी मिट्टी होगी, आपकी लैटेराइट मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं आपकी कौन सी मिट्टी के बारे में। तो आपकी चौथी मिट्टी जो है आपकी लैटेराइट। तो ये आपकी लैटेराइट मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको समझाया हुआ है लैटेराइटीकरण क्या होता है, तो आप इससे समझ जाएंगे कि इसका निर्माण जो है कैसे रहा होगा, कैसे हुआ होगा। लैटेराइटीकरण में मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई थी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप नोट करके 3 बातें अभी आप नोट कर लीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें पहले नोट करके लिखिए, अपने कहीं कॉलम में बनाइए साइड में, और वहाँ पर आप लिखिए जो मैं लिख रहा हूँ कि अगर किसी क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक है, अगर किसी एरिया का टेम्परेचर अधिक है और वहाँ पे वर्षा भी अधिक हो रही है, अगर टेम्परेचर अधिक है और वर्षा भी अधिक हो रही है, तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे आपको लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, जहाँ वर्षा भी अधिक है और वहाँ पे आपका क्या है, आपका वर्षा भी अधिक है, वहाँ टेम्परेचर भी अधिक है। पहला केस ये होता है। दूसरे केस की बात करें कि दूसरे केस में क्या होगा कि टेम्परेचर तो अधिक है, यानी टेम्परेचर किसी जगह का अधिक है और वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम है, यानी वर्षा कम हो रही है लेकिन टेम्परेचर अधिक है। तो उस जगह पे कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, तो आपको रेतीली मिट्टी होगी। रेतीली, या इसी को हमने क्या बोला था, मरुस्थली मिट्टी बोला था। तो ये आपको राजस्थान के एरिया में देखने को मिलेगी। यानी राजस्थान से मतलब नहीं, जहाँ पे भी आपको वर्षा टेम्परेचर अधिक हो, वर्षा कम हो, तो वहाँ पे आपको इस तरीके की मिट्टी देखने को मिलेगी। नोट में तीसरा पॉइंट आपका होगा, तो तीसरा हो क्या हो सकता है कि एक तो टेम्परेचर, जैसे हमने 2 बात कर ली कि ज़्यादा है, तो अब कम हो, अगर टेम्परेचर कम है लेकिन वर्षा अगर अधिक हो रही हो, टेम्परेचर कम हो वर्षा अधिक हो रही हो, तो वहाँ पे किस तरीके की मिट्टी होगी, तो वहाँ पे आपको पीट मिट्टी, इसी को दलदली मिट्टी भी बोलते हैं, तो दलदली मृदा या पीट मृदा आपको देखने को मिलेगी। तो ये 3 केस आप अपनी नोट कर लीजिए कि अगर टेम्परेचर अधिक है और वर्षा भी अधिक है तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर अधिक है और वर्षा कम है तो क्या होगा, और टेम्परेचर कम है वर्षा अधिक है तो किस तरीके की मिट्टी देखने को मिलेगी। तो ये 3 केस समझ रहे हैं, तो इससे ही आप समझ जाएंगे कि किसी क्षेत्र में टेम्परेचर और वर्षा अगर अधिक है वहाँ पे कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, तो वो आपकी लैटेराइट मिट्टी होगी। अब हम अपनी लैटेराइट मिट्टी पे आते हैं। ये मैं हटा देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये मैं हटा देता हूँ। अब हम सीधे अपनी लैटेराइट मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको लैटेराइटीकरण बताया था, इसीलिए मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये पूरी प्रोसेस जो आपको मैंने समझाई थी, इसी के ज़रिए हम पूरी बातें समझेंगे। तो पहली बात मैं बता दूं कि ये मिट्टी कहाँ बनती है, किस एरिया में बनेगी, तो उसको आप समझ जाएंगे। तो आप समझ जाएंगे कि क्या मिट्टी का कारण बनता है। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि उष्ण आर्द्र क्षेत्र जो होते हैं, तो उष्ण आर्द्र जो दशाएं होंगी किसी भी एरिया में, वहाँ पे इस मिट्टी का विकास होगा। तो उष्ण आर्द्र दशाओं में इसका क्या होता है, विकास होता है। और कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया था कि निच्छालन की जो प्रक्रिया होती है, निच्छालन की प्रक्रिया होती है, उससे इसका निर्माण होता है। तो निच्छालन की प्रक्रिया से क्या होता है, उससे इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और इसी निच्छालन की प्रक्रिया में क्या हो रहा था कि जो आपके Fe और एल्युमिनियम के जो पदार्थ थे, जो धातुएं थी, वो क्या होता है, वो आपकी ऊपर रह जाती हैं, और जो अधात्विक खनिज होते थे वो मैंने बताया था वो निचली परत में चले जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हमने पहले बात कर ली है कि जो ये पदार्थ हैं वो ऊपरी परत पर रह जाते हैं और जो अधात्विक खनिज है वो निचली परत में चले जाते हैं। तो निचली परत में अधात्विक खनिज और ये वाले जो हैं धात्विक खनिज जो हैं वो ऊपरी परत में रह जाते हैं। तो ये कौन सी परत है, ऊपरी परत है, और ये कौन सी है, आपकी निचली परत है। तो निचली परत में आपके अधात्विक खनिज चले गए, जैसे कि कौन से हो सकते हैं, जैसे सिलिका हो सकता है,
सिलिका जिसको रेतीली मिट्टी बोलते हैं, तो चूना भी हो सकता है, मतलब रेत जो होता है वो सिलिका होता है। तो वो सारे जो हैं आपके अधात्विक खनिज हो जाते हैं, वो निचली परत में चले जाते हैं, और धात्विक खनिज जो होते हैं वो आपके ऊपरी परत पे रह जाते हैं, और ये वाले जो पदार्थ हैं वो आपके निचली परत में आ जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला था हमने, इसको निच्छालन बोला था। और इससे जो मिट्टी बनती है उसको लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं, और इस प्रोसेस को पूरी को क्या बोलते थे, लेटेराइटीकरण बोला था। तो वो उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका रंग कैसा होता है। तो एक तो इसके दो तरीके से बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका रंग जो होता है वो गहरा लाल होता है, गहरा लाल होता है, और कई जगह पे इसको लाल भी बोल देते हैं। तो इसका रंग जो है लाल या गहरा लाल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए, तो ये पहली बात, ये कठोर मिट्टी होती है, ये कठोर मिट्टी आपको होती है। तो इसका यूज कहाँ होता है, कठोर मृदा होती है पहली बात। ये मिट्टी कैसी है, कठोर मृदा है। तो इसका इस्तेमाल जो होता है वो अधिकतर क्या होता है, भवन निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण जो है वो यूज जो है, उपयोग, तो कहाँ पे करेंगे, तो भवन निर्माण में इसका अधिक उपयोग देखने को मिलता है। और इसी मिट्टी से अधिकतर क्या होता है, ईंटें बनाई जाती हैं। तो ईंटों का काम भी इसी मिट्टी से होता है, ईंटों का निर्माण या ईंटों का काम मृदा से होता है, इसी मृदा से होता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि जो आपकी सिलिका या अधात्विक खनिज थे वो नीचे चले जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें मृदा में होती हैं। अब फसल को लेके बात करें या इसमें क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है उसकी बात करें, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपके उसी तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन सब की क्या होती है, इन सब की कमी पाई जाती है, इन सब की क्या होगी, कमी पाई जाती है। इसके अलावा अब बाकी चीज़ें जो थी वो आपकी इसमें अधिकता देखने को मिलेगी। तो अब इसका विस्तार देखें, इसका विस्तार देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लेटेराइट मिट्टी। तो विस्तार के हिसाब से अगर आप इसको समझ रहे हैं तो आप विस्तार से देखिए कि आपके पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी एरिया, ठीक है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट जो आपका है, पूर्वी घाट जो है आपका, तो पूर्वी घाट का जो आपका ढलान का एरिया है, तो पूर्वी घाट का ढलान और पश्चिमी घाट के जो आपके पश्चिमी एरिया हैं जहाँ पे अधिकतम वर्षा होती है, उन सब में आपको ये चीज़ें, ये क्या कहते हैं, ये मिट्टी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कहाँ देखने को मिलेगी, तो वो आपकी जो है आपका कौन सा हो सकता है, तो आपका मेघालय पठार जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ पे भी आपको ये मिट्टी देखने को मिल सकती है। मेघालय पठार पर ये मिट्टी देखने को मिलती है आपको। अब पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा अगर राज्य के हिसाब से पूछता है कि कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा आपको केरल में आपको देखने को मिलती है पहले नंबर पे, और दूसरे पे आपको जो देखने को मिलेगी वो आपके महाराष्ट्र में मिलेगी। तो ये दो राज्य हैं जिनमें ज़्यादातर मिट्टी, ये वाली लेटेराइट मिट्टी देखी जाती है। अब ये मिट्टी जो है किस यूज में आती है या इस पे किस तरीके की फसल की जाती है, वो आपके लिए और जानना ज़रूरी है। तो इस तरीके की लेटेराइट मिट्टी में किस तरीके की फसलें की जाती हैं वो भी जानना ज़रूरी है। तो पहली बात, इसमें जैसे चाय, इसकी भी खेती की जा सकती है। इसके अलावा इसमें इलायची, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इलायची पहाड़ियाँ या कार्डमम पहाड़ियाँ, तो इसलिए भी इनका नाम पड़ा है कि यहाँ पे इलायची सबसे ज़्यादा की जाती है। इसके अलावा इसमें रबड़ की जा सकती है, रबड़ की खेती, कॉफ़ी की खेती की जा सकती है। तो इस तरीके की खेती जो है इसमें देखने को मिल सकती है इस मिट्टी में। तो इस तरीके से हमने लेटेराइट मिट्टी को समझा कि कैसे इसका जो है निर्माण होता है, किस दशाओं में इनको, किन दशाओं में इनका निर्माण होता है, रंग कैसा होता है, इनका कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इनका विस्तार कहाँ है, इन सब के बारे में हमने चीज़ें जानी। अब हम बात करते हैं अपनी जो अगली वाली मिट्टी है आपकी 5वें नंबर पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें आपकी पीट मृदा जो है आपकी आती है, या इसको दलदली मिट्टी भी बोला जाता है, दलदली मिट्टी या पीट मृदा, दलदली मिट्टी या पीट मृदा। तो अब इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अभी हमने एक नोट में जो चीज़ें चर्चा की थी उसमें भी आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं पे आपका टेम्परेचर क्या हो, कम हो, और वर्षा क्या हो, अधिक हो रही हो,
वर्षा अधिक हो रही हो, टेम्परेचर कम हो, तो वहाँ पे आपको किस तरीके की मिट्टी देखने को मिलेगी, तो वो आपको पीट मृदा मिलेगी आपको देखने के लिए, जिसको दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। अब ये दलदली मिट्टी आपको अब एरिया के हिसाब से बात करेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए जो तराई क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इस तरीके की मिट्टी अधिकतर देखने को मिलती है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब आप समझिए कि इस मिट्टी में आपके लिए जानने वाली क्या बातें हैं। इसमें तो पहली बात, इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है, ह्यूमस और दूसरा पोटास, ह्यूमस और पोटास की मात्रा क्या होती है, अधिक अधिक होती है। तो इसमें क्या है, अधिकता हो रही है। और बाकियों में हमने अभी पढ़ा कि ह्यूमस की कमी हो रही थी, लेकिन इस मिट्टी में क्या है कि यहाँ पे ह्यूमस की और पोटास की जो है अधिकता होगी। इसके अलावा इस मिट्टी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि नाइट्रोजन जो है और फास्फोरस है उसकी क्या होगी, इसमें कमी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से इस मिट्टी में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये मिट्टी जो है कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, विस्तार का पूछ रहे हैं अगर, तो विस्तार देखते हैं इसका। तो विस्तार आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, तो पहली बात तो हमने बताया कि जो हिमालय का पूरा एरिया है, जो समांतर एरिया है, जो दक्षिण का यानी तराई क्षेत्र जो पूरा है, तो हिमालय का तराई क्षेत्र, ये लिख लीजिए आप, हिमालय का तराई क्षेत्र, एक सेकेंड, हिमालय का तराई क्षेत्र, तो हिमालय के तराई क्षेत्र में आपको ये मिट्टी मिलेगी। इसके अलावा कहाँ देखने को मिल सकती है, इसके अलावा आपको मिलेगी कि जो डेल्टा के क्षेत्र होते हैं, जो डेल्टाई भाग होते हैं, वहाँ पे भी आपको ये मिट्टी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कहाँ और हो सकती है, तो जो आपकी दलदली क्षेत्र यानी आर्द्र भूमियाँ होती हैं, वहाँ पे भी आपको ये मिट्टियाँ देखने को मिलेंगी, जिसको दलदली मिट्टी भी नाम इसीलिए दिया जा रहा है, या आर्द्र भूमियों के क्षेत्रों में ये मिट्टी आपको देखने को मिल सकती है। अब इसमें लास्ट एक और बात इंपॉर्टेंट जानने वाली है कि ये किस लिए फेमस हो सकती हैं। तो जो इसमें जलमग्न क्षेत्र होते हैं, इसमें जो जलमग्न क्षेत्र होते हैं, एक सेकेंड, इसमें जलमग्न क्षेत्र जो होते हैं, वो आपके जो जलमग्न क्षेत्र हैं वो किस लिए फेमस होंगे, किस लिए, मतलब इसमें क्या किस तरीके की फसल होती हैं, तो इसमें धान की कृषि जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी इस मृदा में आप धान की कृषि कर सकते हैं, तो इसलिए भी ये जानी जाती है। अब हम अगली जो मिट्टी के बारे में बात करेंगे वो मिट्टी होगी आपकी रेतीली मिट्टी, जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अभी पेजेस हैं, तो छठवीं मिट्टी आपकी जो हो रही है वो रेतीली मिट्टी है, रेतीली, या इसको हम क्या नाम दे रहे थे, इसको मरुस्थलीय मृदा भी कह रहे थे, कि इसका नाम जो दिया था मरुस्थलीय मृदा। तो मैं आपको बता दूं कि मरुस्थलीय मृदा की बात हम कर लेते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बात की आपसे नोट में, कि जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो, और वर्षा क्या हो, कम हो, तो वहाँ पे कैसी मृदा आपकी जो बनेगी वो किस तरीके की होगी, रेतीली मृदा बनेगी। अब बात कर लेते हैं कि इसका विकास यानी इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हमने जैसे अभी बात कर ही ली है विकास की, तो हमने बात की है कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और वर्षा कम हो रही है। अब इस मृदा में क्या होता है, इसको हटा देते हैं, इसको आप समझ ही गए। यहाँ पे इसमें क्या होता है, इस मृदा में एक केशिकीय क्रिया होती है, इसमें एक केशिकीय क्रिया होती है, कैपिलरी एक्शन होता है, जिसको आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कैपिलरी एक्शन क्या होता है। तो इसमें आपको देखने को, इस मृदा में कैपिलरी क्रिया देखने को मिलती है, ठीक है। अब कैपिलरी क्रिया देखने को मिलती है तो क्या होता है कि इसकी जल धारण की क्षमता क्या हो जाती है, उसकी वजह से कम हो जाती है, या इसको कह सकते हैं कि इस मृदा में जल धारण की क्षमता क्या है, जल धारण की क्षमता कम होती है। कम क्यों होती है उसकी बात कर लेते हैं। कम क्यों होती है, क्योंकि इस मृदा है वो सैंड है, यानी सैंड की मृदा है, यानी इसके कण जो हैं वो मोटे मोटे होते हैं। इसकी वजह से क्या है, ये जल को कैच नहीं कर पाती है, पकड़ नहीं रख सकती, इसीलिए इसकी जो जल धारण की क्षमता होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। कैपिलरी एक्शन का क्या मतलब था कि इसमें क्या होता है कि नीचे से, जैसे ये मिट्टी है तो अब इसमें जो है इस तरीके की पाइपलाइन टाइप की जो है पतली पतली वो कैप वो बन जाती हैं, नलियाँ बन जाती हैं इस मृदा में जो है। इसमें जो प्रोफाइल होता है मिट्टी का, उसमें भी इस तरीके की नलियाँ बन जाती हैं। इससे क्या होता है कि जब बाष्पोत्सर्जन होता है, जब बाष्प के रूप में जब पानी जो है उड़ने लगता है ऊपर,
तो वो क्या करते हैं कि नीचे से जो नमी या जल होता है वो ऊपर आता है, और उसी के साथ क्या होता है, उसी जो है इसी नली के ज़रिए नीचे के जो क्या कहते हैं आपके कैल्शियम या चूने की जो मात्रा होती है वो भी ऊपर आने लगती है, और इसी से क्या होता है यहाँ लवण जो है जमा हो जाते हैं मृदा में, तो लवड़ी मृदा हो जाती है ये। तो एक तरीके से ये इस तरीके से यहाँ पे चूना, एक तरह से चूने जैसी परत हो जाती है और पानी जो है ऊपर उड़ जाता है। तो इसी को हम, इस क्रिया को जिसके ज़रिए जो पाइपलाइन के ज़रिए चीज़ें हो रही हैं, इसी को हम केशिकीय क्रिया बोलते हैं या कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे पदार्थ, तो इसमें नाइट्रोजन और आपका पोटेशियम, पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं, तो पोटेशियम और आपका कौन सा है, नाइट्रोजन, और एक हो आपका ह्यूमस, तो आपका ह्यूमस यहाँ पे इस तरीके से। तो ह्यूमस, इन तीनों की क्या होती है, तीनों की कमी पाई जाती है इस मृदा में, आपको तीनों की कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें किसकी अधिकता देखने को मिलेगी, तो आपको इसमें फास्फोरस जो होता है आपका, इसमें फास्फोरस जो होता है उसकी अधिकता देखने को मिलती है, इसकी अधिकता आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें फास्फोरस की अधिकता होती है और नाइट्रोजन, आपका पोटेशियम और ह्यूमस की जो है कमी देखने को मिलती है। इसका विस्तार देख लेते हैं कि विस्तार कहाँ पे आपको मिलेगा। तो विस्तार की अगर बात करें तो विस्तार आप सभी जानते हैं कि इसमें इसका अधिकतम विस्तार जो है थार मरुस्थल में देखने को मिलता है। बाकी कुछ कुछ एरिया में आपके गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ एरिया में जैसे पंजाब के एरिया में आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के क्षेत्रों में आपको ये मृदा देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं हम अपनी अगली मृदा के बारे में, जो आपकी 7वें नंबर की है, उसका नाम है लवड़ी मृदा, जिसके हमने बात की थी, लवड़ी मृदा एवं क्षारी मृदा। तो इसमें क्षारी मृदा, तो इनके बारे में हमने बात की थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये मृदा कौन सी है, क्या है इसके बारे में। तो इसके बारे में क्या है कि ये बनती कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो डेवलपमेंट होता है या इनका विकास जो होता है या ये जो बनती हैं कैसे होती हैं। तो ये जो आपके हरित क्रांति के क्षेत्र थे, हरित क्रांति के क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में क्या किया गया, हरित क्रांति के क्षेत्रों में क्या किया गया कि एक सीमा से ज़्यादा सिंचाई करी गई थी। सिंचाई का मतलब सभी जानते हैं कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है भूमि से निकालना और खेतों में यूज़ करना। तो सिंचाई जो ज़्यादा मात्रा में की गई, सिंचाई करने से क्या हुआ कि इसमें जो है और क्या हुआ कि वहाँ के जो नीचे के जो लवण थे वो ऊपर आने लगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या किया गया, इसी हरित क्रांति के क्षेत्रों में जो है आपकी क्या कहते हैं, रासायनिक जो उर्वरक थे उनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया। तो रासायनिक उर्वरकों का भी एक तरह से अधिकतम इस्तेमाल किया गया था। तो अधिकतम इस्तेमाल किनका किया गया, रासायनिक उर्वरकों का। तो ये रासायनिक उर्वरकों का भी इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर किया गया, ठीक है। तो व्यापक पैमाने पर यूज़ किया गया, ठीक। अब ये व्यापक पैमाने पर उपयोग किया गया या यूज़ किया गया, तो इससे क्या हुआ कि इस मृदा में जो है आपके क्या कहते हैं, इनकी अधिकता हो गई, किसकी, चूने की या लवण की, इनकी अधिकता हो जाने से क्या हुआ कि यहाँ पे जो मृदा है वो ख़राब होने लगी। अब इस मृदा को सही करने के कुछ तरीके अपनाए गए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भारत में और कई नाम भी इनके जाने जाते हैं। तो अन्य नाम इनके जान लीजिए कि अन्य नाम इनके क्या हो सकते हैं। तो इस मृदा को कई और नामों से जाना जाता है, तो वो आप नाम ध्यान रख लीजिए कि इसको रेह मिट्टी भी बोलते हैं, रेह मृदा भी बोलते हैं, रेह बोलते हैं, या इसको कल्लर बोलते हैं, इसको कल्लर मृदा भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे इसको चौपान मृदा भी बोलते हैं, या कहीं पे इसको ऊसर भी बोलते हैं। तो इस तरीके के नाम इनको दिए जाते रहे हैं। तो अब इस मृदा में क्या क्या आपको देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे कि इनको कैसे सही किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस मृदा में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, किसकी कमी और किसकी अधिकता आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें पहली बात, इसमें सोडियम, जिसको Na से डिनोट करते हैं, या मैं लिखता हूँ इसमें सोडियम की आपको अधिकता मिलेगी। इसमें पोटेशियम के मतलब अधिकता उसकी मिलेगी।
इसमें मैग्नीशियम की अधिकता आपको मिलेगी। तो इनकी जो है इसमें अधिकता देखी जाती है, इन तत्वों की क्या होती है, अधिकता देखी जाती है। इस मृदा में इनकी आपको अधिकता देखने को मिलेगी। अब कमी किसकी मिलेगी, तो कमी के लिए भी आप लिख लीजिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इसकी आपको क्या है, इसकी कमी देखने को मिलेगी इस मृदा में। तो ये आपकी जो है, आपकी जो लवड़ी या क्षारीय मृदा है, इनमें चीज़ें होती हैं। अब हम विस्तार की बात कर लें, तो विस्तार की बात करें तो विस्तार कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका, तो विस्तार आपको देखने को मिलेगा आपके पंजाब, जहाँ पे हरित क्रांति जहाँ जहाँ हुई है उन एरिया में ये मृदा देखने को मिलती है। आपके हरियाणा में ये होगा, वेस्टर्न यूपी में जो है आपके वेस्टर्न यूपी में भी ये चीज़ें हरित क्रांति हुई थी। तो ये तीनों क्षेत्र जो हैं आपके इनमें देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो आपको तटीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर ये देखने को मिल जाती है। तो तटीय क्षेत्र, अब तटीय क्षेत्र सारे तो नहीं, तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो जहाँ पे ज्वार आते हैं, तटीय क्षेत्रों में जो जहाँ पे आपको ज्वार देखने को मिलेंगे, ज्वारी क्षेत्रीय जो गतिविधियाँ होती हैं, जो आपको ज्वारी गतिविधियों के क्षेत्र होते हैं, ज्वारी गतिविधि के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे भी आपको ये मृदा देखने को मिल जाती है। अब वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल में कौन सा क्षेत्र हो सकता है, तो वो आपका कच्छ करण जैसे आपका है, तो वो आपका एरिया हो सकता है। कच्छ करण आपको पता है कि गुजरात का सबसे बड़ा ज़िला है, या भारत का सबसे बड़ा ज़िला एक तरह से ये है, तो वो आपका जगह है। हमने जाना विस्तार क्या है, इसमें कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें सारी चीज़ें हमने जान ली। अब इनको जैसे आपकी मृदा है, इनको सही करने के लिए कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके अगर इसको कम करना है, यानी कि आपको क्षारीयता कम करनी है, तो आपको जिप्सम का यूज़ करना पड़ेगा। अगर अपने खेतों में जिप्सम का यूज करते हैं तो आप क्षारीयता को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्षारीयता कम कर सकते हैं जिप्सम का इस्तेमाल करके। और किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसका रॉक फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं, रॉक फॉस्फेट, या आप यूज़ कर सकते हैं पायराइट का। तो इनके इस्तेमाल से क्या है, इनकी जो इंटेंसिटी है, जो क्षारीयता या लवणीयता की, तो उसमें कमी लाई जा सकती है। तो इस तरीके से आपकी ये जो है आपकी लवणी मृदा हो जाती है। अब आखिरी बात कर लेते हैं आपकी आखिरी मृदा के बारे में। उससे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, तो तब हम बात करेंगे कि आपकी जो है आखिरी मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वो क्या है। तो वो आखिरी मिट्टी आपकी कौन सी है, ये मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा, और आप इसको रोक के लिख सकते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ। तो आप क्या है कि अब हम आखिरी मिट्टी जो आपकी जानने वाली है वो हम जान लेते हैं। तो वो आपकी आखिरी मिट्टी कौन सी है, वो आपकी आखिरी मिट्टी है आपकी जो 8वें नंबर की मिट्टी है, वो आपकी है पर्वतीय मृदा। वो कौन सी है, पर्वतीय मृदा। और इसको दूसरा नाम भी अगर चाहें तो वन मृदा भी कह सकते हैं। तो वन मृदा या इसको पर्वतीय मृदा के नाम से जाना जाता है। अब इसको ये किस तरीके की मिट्टी है, कैसी है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात, ये एक तरीके से अविकसित मृदा होती है। कैसी होती है, अविकसित मृदा होती है, यानी इनका अभी सही से विकास नहीं हुआ है। ये अभी विकास की जो है आपकी चरण में चल रही हैं, इनका विकास धीमे धीमे हो रहा है। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको एक तरीके से नवीन मृदा भी कहा जाता है। ये नवीन मृदा होती है, तो नवीन मृदा है और अविकसित रूप होता है इसका। अब ये पर्वतीय है और वन मृदा है, तो इसमें क्या होता है, अम्लीय प्रकृति अधिक होती है। तो ये अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है, ठीक है, ये अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। और इसके बारे में और क्या जानने वाली बात है, तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी या कहाँ पे ये पाई जाती हैं, तो जो आपके पर्वतीय ढाल होते हैं वहाँ पे पतली परतों के रूप में, और जो घाटी होती है उसमें मोटी परतों के रूप में ये आपको देखने को मिलेगी। तो कैसे कि पर्वतीय जो ढाल हैं, तो पर्वतीय ढालों पर क्या होगा, पर्वतीय ढालों पर आपको पतली परत के रूप में कैसे देखने को मिलेगी, पतली परत। और तथा क्या होगा कि घाटी जो होती हैं,
अब वहाँ पे घाटी में क्या निक्षेपण से ये जम जाती है मिट्टी, तो वहाँ पे मोटी परत देखने को मिलेगी। तो घाटी में क्या होगा कि घाटी में आपको मोटी परत जो है इसकी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये आपकी जो है पर्वतीय या वन मृदा होती है। अब इस तरीके की मृदा में किस तरीके की कृषि या फसल होती है या कहाँ पाई जाती है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले हम जान लेते हैं इसका विस्तार कहाँ पे देखने को मिलेगा। विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपका जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है पूरा हिमालय, वहाँ पे आपको ये मिट्टी मिलेगी। एंड आपको कहाँ पे देखने को मिल सकती है कि दक्षिण भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पे भी आपको ये मृदा देखने को मिलेगी। तो आपका दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र में वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलती है। अब इसमें क्या है कि किस तरीके की कृषि होती है। कृषि को लेके अगर बात करें कि आपके पर्वतीय मृदा या जो है वन मृदा है उसमें आपकी किस तरीके की मृदा में फसलें होती हैं या कृषि होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि इस तरीके की मृदा में जो है सेब की खेती ज़्यादा देखी जाती है। इसमें आपको जो है नाशपाती की खेती अधिकतर देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक आलूचा होता है उसकी भी खेती देखी जाती है। और हम बात करेंगे अभी पढ़ेंगे तो केसर मिट्टी, जो केसर का उत्पादन होता है करेबा भूमि में जो कश्मीर में है उसके बारे में भी जानेंगे। तो केसर का उत्पादन होता है ये करेबा मैं लिख रहा हूँ, करेबा मृदा। तो करेबा मृदा में केसर का उत्पादन भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ तक आप समझिए फ़िलहाल। और केसर की हम अलग से बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर घाटी है उसमें ये आपको देखने को मिलती है। कश्मीर घाटी में ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। कश्मीर घाटी में करेबा मृदा है, करेबा मिट्टी है या मृदा है, उसमें जो है आपकी केसर का उत्पादन होता है। और इसका दूसरा नाम भी वहाँ पे हम जानते हैं, तो इसको जाफ़रान कहा जाता है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से आपकी सारी मिट्टियाँ जो हैं वो हो जाती हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं कि जो मृदा से संबंधित होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मृदा से संबंधित कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो मृदा में कुछ समस्याएं होती हैं। मृदा में समस्याएं, ये आप हेडिंग डाल लीजिए, कई बार इससे क्वेश्चन कर लेता है। तो उसके बारे में 2-3 बातें आपको जाननी चाहिए। वैसे तो आप जान ही चुके हैं, बस मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि एक पहला इसमें समस्या क्या होती है कि पहली समस्या अपर्दन की होती है, जिसको हमने जान लिया है, बस आप लिख लीजिए कि अपर्दन की एक समस्या होती है। अपर्दन कैसे कैसे हो सकता है, तो जल के द्वारा हो सकता है, पवन के द्वारा हो सकता है। तो इस तरीके से आपके जो है इनमें अपर्दन हो सकते हैं मृदा में। आप सभी जानते हैं कि जो चंबल का क्षेत्र है या जो पूरा नदियों का जो हिमालय से नदियाँ लाती हैं वो भी एक तरीके से अपर्दन कर रही हैं, जल के द्वारा कर रही हैं। मरुस्थल, जो थार मरुस्थल का जो मरुस्थलीय एरिया है उसमें जो है पवन के द्वारा जो है अपर्दन होता है। तो इस तरीके की जो समस्याएं मिट्टी में देखने को मिलती हैं। दूसरी समस्या आप देख सकते हैं कि एक होती है निम्नीकरण, या इसको इंग्लिश में डिग्रेडेशन बोलते हैं। डिग्रेडेशन कहा जाता है कि निम्नीकरण में, यानी इसमें क्या होता है कि जो मृदा होती है उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। तो मृदा की गुणवत्ता जब खराब हो जाती है, मृदा की गुणवत्ता में कमी, तो मृदा की गुणवत्ता में कमी आए या उसकी जो है क्वालिटी ख़राब हो जाए तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, निम्नीकरण बोलते हैं। इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। अब कैसे हो सकती है ये डिग्रेडेशन, कैसे होता है, तो जैसे हमने अभी बात की थी जो अपनी लवड़ी या क्षारीय मृदा के बारे में, जो अगर हम अत्यधिक क्या कर रहे हैं, अगर हम अत्यधिक उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक, तब ये समस्या आ सकती है। अगर इनकी अधिकता हो जाए या हम फसल चक्र को नहीं अपनाएं, ये पहला कारण हो गया निम्नीकरण का। ये दूसरा कारण समझें तो समझ सकते हैं कि अगर फसल चक्र ना अपनाएं, एक ही तरीके की फसल जब करते रहते हैं तब भी ये समस्या आ सकती है। तो फसल चक्र को नहीं अपनाना भी एक समस्या बनती है निम्नीकरण की। ठीक है, तो ये इस तरीके से समस्याएं आपके कारण बनते हैं। तीसरा कारण अगर आप और जानना चाहें तो आप जो है कि जो किसान हैं ज़्यादातर क्या है, अवैज्ञानिक कृषि करते हैं, अवैज्ञानिक सिंचाई करते हैं कि पानी चल ही रहा है, खेतों में भरे जा रहे हैं, लबालब भर गया, तो उससे भी समस्या आ जाती है। तो उसमें कैसी हो सकती है, तो मृदा में क्या होता है, मृदा में अगर लवणीयता बढ़ जाए आपकी,
लवणीयता में वृद्धि हो जाती है, मृदा में लवणीयता की वृद्धि, एक सेकेंड, उसकी वृद्धि हो जाए तब भी आपकी जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है निम्नीकरण की या डिग्रेडेशन की। तो अब देखिए कि लवणीकरण कैसे बढ़ेगा, तो मैंने बताया कि अगर आप सिंचाई ऐसे कर रहे हैं, दबा के मतलब ओवरफ्लो करवा रहे हैं, तो उससे भी समस्या पैदा होती है। तो इस तरीके से डिग्रेडेशन भी दूसरी समस्या इसमें देखी जाती है। इसके अलावा कुछ और समस्याएं होती हैं, जैसे मैं बात कर लूँ कि वनोन्मूलन की वजह से क्या होता है, वनोन्मूलन भी एक समस्या है। इसके वजह से भी एक तरह से समस्या से क्या होता है कि अपरदन की घटनाएं और बढ़ जाती हैं। तो अपरदन की समस्या बढ़ जाती है, और अपरदन के प्रकार कई प्रकार होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे। इसमें एक होता है असफलास या असफाल जो है आपका अपरदन होता है। एक सेकेंड, हम क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो इसको स्प्लास भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इरोजन होता है एक ये तरीका, मतलब ये एक अपरदन का टाइप होता है। इसमें क्या है, बूंदों के रूप में जब बूंदें गिर के मिट्टी को तोड़ देती हैं तो इसको स्प्लास अपरदन बोलते हैं। तो वो एक तरीके का होता है। इसके बाद जो दूसरा हो सकता है तो आपका जो है रेल हो सकता है, रेल अपरदन। तो ये रेल अपरदन होता है। इसके बाद तीसरा होता है, रेल में क्या होता है, छोटी छोटी जो है दरारें, मतलब पानी की जो है परत जो ऊपर की होती है वो बहने लगती है, और छोटी छोटी नलियाँ जो हैं बनने लगती हैं, छोटी छोटी नली से पानी जाने लगता है। तीसरा होता है अवनालिका अपरदन। तो इस तरीके से अपरदन के कुछ टाइप्स होते हैं। इसमें बड़ी बड़ी जो है नलियाँ बन जाती हैं, जिससे पानी बहने लगता है और मिट्टी जो है बहकर आगे जाने लगती है। तो ये बड़ा अपरदन माना जाता है। जो अवनालिका अपरदन से ही क्या है, आपके चंबल घाटी के क्षेत्र में तो आपके अपरदन के वजह से खड्ड देखे जाते हैं। तो वही जो है आपके खड्ड बन रहे हैं, चंबल घाटी जिसको बोलते हैं, वो किससे बनते हैं, अवनालिका अपरदन से बनते हैं। तो इस तरीके की कुछ समस्याएँ आपको मृदा में देखने को मिलती हैं। अब इसमें हम आखिरी बात करने वाले हैं, तो वो हम आखिरी बात कर लेते हैं कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं। उपाय क्या हो सकते हैं वो मैं बात कर लेता हूँ। एक सेकंड में इसको हटाता हूँ। उपाय के बारे में बात कर लेते हैं और वो जानेंगे हम कि उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो अब मृदा के उपाय जान लेते हैं। एक सेकंड, तो मृदा के उपाय क्या क्या हो सकते हैं उसको हम जान लेते हैं। अब मृदा संरक्षण के उपाय, ये आपका लास्ट हेडिंग है, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वो आपको जानना जरूरी है कि उपाय, मृदा संरक्षण के उपाय। अब ये उपाय क्या हो सकते हैं, तो उपाय के बारे में मैं आपको लिखाऊंगा नाम, उसके बाद आपको मैं यहीं डिस्कस करने वाला हूँ। कोई डायग्राम नहीं, कुछ बनाएंगे नहीं, आप सीधे समझ जाएंगे वैसे भी मैं क्या कह रहा हूँ। कि पहला अगर उपाय देखें तो इसमें होता है मल्च बनाना। तो मल्च बनाना एक तरीका हो सकता है जिससे मृदा संरक्षण हो जाता है। तो पहली क्रिया होती है मल्च बनाना। अब मल्चिंग क्या होती है कि जैसे पेड़ पौधे या जो है जो कूड़ा करकट होता है उससे अगर खेत को ढक दिया जाता है तो वो सड़ गल के उसको जो मृदा की उर्वरता होती है उसको बढ़ावा देता है और उसको नष्ट नहीं होने देता है। तो एक तरीके से ये मल्च बनाना होता है। इसके अलावा एक तरीका हो सकता है शेल्टर निर्माण, शेल्टर का, या रक्षक मेखलाएं इनको बोलते हैं, इनको रक्षक मेखलाएं बोलते हैं। तो ये रक्षक मेखलाएं क्या हैं, तो रक्षक मेखलाएं ये होती हैं कि आपके जो है खेत हैं उसके आसपास पेड़ पौधे लगा देना, जिससे क्या होता है कि हवाएं जो आती हैं उससे अपरदन नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से शेल्टर बेल्ट का निर्माण कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूकेलिप्टिक के पेड़ खड़े कर दिए जाते हैं खेतों के चारों तरफ, जिससे क्या होता है कि हवाएं जो है ट्रैप हो जाती हैं और उतना इम्पैक्ट खेतों पे नहीं पड़ पाता है। तो इसी को एक तरह से रक्षक मेखलाएं बोला जाता है। इसके अलावा और आगे जाने तो समोच्च रेखी जुताई भी दे सकते हैं हम, कि ऐसे एक जुताई करी जाती है, समोच्च रेखी जुताई। तो ये क्या होती है, ये भी एक प्रकार है संरक्षण का, कि इसमें क्या होता है कि ढलान अगर इस तरीके से है तो इस तरीके से जुताई करी जाती है, जिससे क्या होता है पानी जो है धीमे धीमे रुक रुक के बहता है। तो जिससे क्या होता है अपरदन करने में कठिनाई आती है, यानी अपरदन बहुत धीमे धीमे होता है, जिससे मृदा क्या है संरक्षित रहती है। यानी अगर ढलान इस तरीके से है तो मृदा का जुताई जो है वो इस तरीके से की जाए
तो वो वहाँ पे जो है अपरदन कम होने लगता है। ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकते हैं कि आप जो है जो इसमें चौथा टाइप हो सकता है वो आप क्या हो सकता है कि आप बेदिखाएँ बना दें, ठीक है, इसमें सीढ़ीनुमा कृषि कर दें, सीढ़ीनुमा कृषि कर दें। तो ये एक तरीका हो सकता है। यानी अगर ढलान ऐसे है तो आप कृषि कर दीजिए, ऐसे करके कृषि कर दीजिए। कृषि करने से क्या होगा कि कृषि से क्या होगा कि यहाँ पे जकड़ मतलब मृदा जो है जड़ों से यहाँ पे पकड़ी रहेगी। इससे क्या है अपरदन में समस्या आती है, मतलब थोड़ी सी अपरदन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो अपरदन बहुत धीमे धीमे होगा और होगा मतलब नामात्र का होता है। तो इससे भी क्या है आपको मृदा संरक्षण में उपाय मिलता है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि अगर ढलान इस तरीके से है नीचे से ऊपर, तो क्या है कि आप इसके अपोजिट यानी कि आपके इसके समानांतर क्या है कृषि करते हैं, तो इससे भी मृदा संरक्षण होता है। तो ये आपका चौथा प्रकार हो जाता है। और भी इसमें कई जो हैं प्रकार हैं, लेकिन आप जो है आप इस तरीके से समझिए कि इस तरीके से आप इससे संरक्षण कर सकते हैं। एक और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अगर आप अंतर फसलीकरण करते हैं तब भी आप जो है मृदा संरक्षण कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो इसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। ये एक तरीके से जो है एक फसल है उसमें दूसरी फसल लगाना, या जैसे एक बड़ी जो है फसल वाली कृषि है जो ऊंची रहती है उसके अंदर छोटी छोटी फसलों वाली खेती करना, ये फसल करना, उससे क्या है कि उससे अंतर फसलीकरण होता है। एक होता है कि फसल प्रतिरूप, तो वो क्या होता है कि एक साल में 2 से 3 फसल करना। 2 से 3 एक साल में क्या है अगर 2 से 3 फसल कर रहे हैं उससे भी क्या होता है फसल प्रतिरूप मतलब फसल चेंज करने से उससे भी मृदा का संरक्षण होते रहता है। तो कई प्रकार की जो है संरक्षण की विधियां होती हैं जिससे क्या है कि आप मृदा को जो है बचा सकते हैं। अब हम आज के जो है आपकी पूरी मृदा जो है ख़त्म हो चुकी है। मृदा की समस्याएं, मृदा के उपाय जान लिए, जो इसको बचाव के सारी मृदाएं जान ली आपने कि कौन सी प्रकार की हैं, वो सारी जान ली हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से आप समझिए कि अभी आप मेरे साथ पढ़िए, इसके बाद रिवीजन के बाद इन क्वेश्चनों को फिर से देखिएगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं जो हमने आज पढ़ी हुई हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय से के कारण निर्मित होती है। तो हमने बताया कि जो बेसाल्ट लावा से बनती है जो मिट्टी, उसको क्या नाम देते हैं, उसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं। इसी का हमने नाम बताया था कि इसको काली मिट्टी बोला जाता है। तो ये नाम उसका होता है, तो रेगुर मिट्टी होती है। फिर हमने बात की कि काली कपास मृदा जो होती है उसकी रचना किसके द्वारा होती है, किसके अपक्षय से होती है। तो हमने कैसी बात की थी, जो ज्वालामुखी चट्टानें होंगी उससे उनकी निर्माण होता है। आगे बात करते हैं कि दक्कन का ट्रैप या दक्षिण पठार है, वहाँ पर रेगड़ या रेगुर मिट्टी जो पाई जाती है जिसको काली मिट्टी भी कहते हैं, तो वो एक तरह से रेगुर मिट्टी काली होती है। ये बात सही है। अब हमने बात की कि उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन हमने जब बात की थी तो उसमें कहा था कि उसमें कमी होती है इसकी, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ए सही होगा और ये गलत होगा। ऐसे ही बात करें कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी आपको देखने को, तो हमने कहा था कि जो काली मिट्टी है वो आपको केरल और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। अगर केरल ना हो तो आप कौन सा लगाएंगे, महाराष्ट्र लगाएंगे। इसके बाद करते हैं कि करेवा मिट्टी जो है किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने अभी करेवा जो जम्मू कश्मीर की थी तो केसर के लिए प्रसिद्ध है, वो आपको हमने बताया। आगे बात करते हैं कि किस देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जोताई वाली मिट्टी कहते हैं या स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो आप सभी को पता है ये कौन सी मिट्टी है, तो इसको कपास की काली मिट्टी नाम दिया जाता है। आगे बात करते हैं कि मालवा पठार पर किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी। तो मालवा पठार जैसे हमने मैप से समझा था कि दक्कन का पठार, मालवा का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये एरिया समझे थे। तो आप सभी जानते हैं कि ये कौन सी मिट्टी थी, ये आपकी काली मिट्टी थी। वहीं पे लावा मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे, ये लावा मिट्टी फिर से पूछा जा रहा है। तो लावा मिट्टी का मतलब हुआ काली मिट्टी, और ये कहाँ पे देखने को मिलेगी, मालवा के पठार पे देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं कि भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में चीज़ें पूछी गई हैं। ये 4 कथन हैं और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है एक तरह से। तो
आपको बताना है कि इसमें कौन सी बातें सही हैं। तो लैटेराइट मिट्टी को लेके बातें पूछी गई हैं, तो मैंने बताया कि ये साधारणतः लाल रंग की होती है, ये बात सही है। इसमें नाइट्रोजन और पोटास समृद्ध होता है, हमने बताया था इसमें कमी पाई जाती है, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। अब बात की कि इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये भी गलत है, क्योंकि हमने बताया था कि जो आपकी लैटेराइट मिट्टी है वो या तो पश्चिमी घाट पे पाई जाएगी या पूर्वी घाट के जो सबसे ज़्यादा वर्षा के क्षेत्र होते हैं, तो पश्चिमी घाट, फिर हमने मेघालय का पठार बताया था, और फिर जो है इन एरिया में आपको देखने को मिलती है जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हमने बताया था कि जहाँ टेम्परेचर अधिक हो और जहाँ वर्षा भी अधिक हो, उन क्षेत्रों में क्या होगा, ये मिट्टी होती है। तो यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो अधिक है लेकिन वर्षा अधिक नहीं है, तो इसलिए ये फुलफ़िल नहीं होता है। तो ये दोनों गलत हो गए। अब देखते हैं कि इन मिट्टियों में टोपियोका और काजू की खेती अच्छी होती है, जिसके बारे में हमने बात की थी। काजू, कहवा और जो चाय, इलायची, इनकी जो है खेती जो है वो सब सर्वाधिक होती है, तो इसीलिए आंसर आपका सी हो जाता है। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सही है। तो सही पूछा है, सत्य पूछा है। तो लैटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा, ये देखिए दोनों फिलफिल हो रहे हैं कि टेम्परेचर भी अधिक हो और वर्षा भी अधिक हो, तो वो क्षेत्र जो है विकसित होती है उन क्षेत्रों में, तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे, लैटेराइट मृदा जैविक या ह्यूमस समृद्ध होती है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती है, तो ये सरासर गलत है। तो आप देख रहे हैं कि ये इसमें ह्यूमस की कमी होती है, तो इस तरीके से आपका आंसर जो होता है वो केवल ये हो जाता है। तो अब देखिए कि इसमें अब क्या है कि निम्नलिखित कथनों में कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। ये देखिए सही नहीं है, तो अब इसमें गलत कथन छांटना है। तो वे ये कह रहे हैं कि वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों में मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये बात सही है, जिसके बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, ये भी बात की थी, हमने लिखाया हुआ है कि ये सर्वाधिक जो है अपक्षालित मिट्टियाँ होती हैं। इसके बाद इनकी उर्वरता कम होती है और इनमें जो है चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर होगा कि देखिए कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में चूना पाया जाता है, लेकिन हमने लिखा है कि उसमें चूने की कमी भी देखी जाती है, उसमें नाइट्रोजन और आपका फॉस्फोरस, ह्यूमस, इनकी कमी होती है। इसके अलावा हमने बताया था कि पोटास, चूना और ये बाकी जो कार्बनिक तत्व होते हैं उन सब की कमी इसमें देखी जाती है, तो कमी देखी जाती है, तो इसीलिए ये आंसर जो है आपका बन जाता है। आगे देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टियों के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन बताना है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताना है। तो पहली बात कि ये 14% पर है, तो गलत बात है, क्योंकि हमने बताया कि ये सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है। इसके बाद हमने बताया कि इस मिट्टी में फास्फोरस एसिड जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं ये रे थूर चौपन के नाम से जानी जाती है, ये भी गलत है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, ये भी गलत है। तो ये वाला आपका आंसर जो हो जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा तो आपकी कौन सी होगी, जलोढ़ मृदा जो होती है वही आपकी सबसे जो है उपजाऊ मृदा होती है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है, तो ये भी आप आसानी से लगा सकते हैं कि कछारी मृदा जो है, जिसको हमने बताया था कि इसका जलोढ़ मृदा है, ये इसका नाम कछारी मृदा भी है और कांप मृदा भी इसको बोलते हैं। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो नदियों द्वारा कौन सी मिट्टी निर्मित होगी, तो आप सभी जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा निर्मित होती है। जो हिमालय से नदियाँ आती हैं उनसे ही ये जो मिट्टी है अवसाद से निर्मित होती है। इसके बाद गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि बांगर और खादर। तो बांगर इसका नाम होता है, खादर जो होती है आपकी नवीन मिट्टी होती है। इसके बाद दोमट मिट्टी जिसके बारे में हमने बात की, जिसको लोम मिट्टी भी कहते हैं, तो वो उसमें कण मिलते हैं। इसमें कह रहा है कौन सा कण मिलता है, तो उसमें क्या चिकने मिलते हैं कि बालू मिलते हैं या पांसू मिलते हैं, तो इसमें सभी प्रकार के कण जिस देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी कि 1/3, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात करें कि सुमेलित करने के लिए पूछा गया है कि कौन सी मिट्टी कौन से जगह पे पाई जाती है, कौन से राज्य में मिलती है। तो आप सभी जानते हैं कि लाल मिट्टी आपको काली कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश में। और फिर उसके बाद मरुस्थली मिट्टी जो है आपको राजस्थान में, और लाल मृदा जो है आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि A का 2, B का 3
और सी का 4 और डी का 1। तो ये आपका आंसर बन जाता है। अब आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो कौन सी फसल है जो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देगी, तो आप इसमें आपको लगाना है। तो मटर की जो कृषि होगी वो मटर की खेती क्या करेगी, नाइट्रोजन से भरपूर कर देगी। ये आपको याद रखना है। आगे बात करें कि कथन और कारण दे रखे हैं कि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो है आपका जो है हिमालय की जो मिट्टियाँ हैं उनमें जो प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ से ये अपरदन के जरिए क्या है निचले क्षेत्रों में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, ये बात सही है कि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि पहला तो गलत है, दूसरा सही है। अब करेवा भूमि या करेवास मृत्तिका जिसके बारे में हमने बात की, जो जाफरान की खेती के लिए उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पे पाई जाती है। तो उसके बारे में हमने बात किया था कि कश्मीर हिमालय जो आपका है कश्मीर घाटी में वो मिट्टी पाई जाती है, करेवा मिट्टी, और उसी में क्या है जाफरान या केसर की खेती की जाती है। आगे बात करें तो 3 कथन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि कौन सा सही है, और किसके बारे में है, तो ऊसर मिट्टी के बारे में है। और ऊसर मिट्टी कौन सी है, तो मरुस्थल मिट्टी है, जिसके बारे में हमने बताया कि इसके दूसरे नाम भी होते हैं। तो पहली बात, इसमें चूने का प्रयोग इसे सुधारा जा सकता है। तो ऊसर मिट्टी को सुधारने की बात कर रहे हैं। इस मिट्टी को पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो जो क्षारीय मिट्टी होती है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये बात सही है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो आप इस तरीके से लगाइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो इसमें क्या है आपके कौन सा आंसर सही हो सकता है, तो इसकी बात करते हैं। एक सेकेंड इसको हटाते हैं। ये बात सही है कि इसमें अगर हम जिप्सम का यूज कर लें, जिप्सम का इस्तेमाल कर लेते हैं, या जो है आपका ढैंचा वगैरह इस्तेमाल जो कि उसकी खेती करके इसमें इसकी जो मात्रा है कम कर सकते हैं, लवड़ी मात्रा को या क्षारीय मृदा को कम, उसकी जो इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। उसके बाद इसमें धान की फसल उगाई जा सकती है। तो इस तरीके से इसको आंसर सही माना जा सकता है। इसके अलावा पूछ रहे हैं कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये भी बात सही है। इसके बाद चूने का प्रयोग करके इसे सुधारा जा सकता है, ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि चूने की जगह आप इसमें जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। तो जिप्सम का इस्तेमाल करके ही इस्तेमाल किया जाता है। चूने का तो वो चूना इसमें होता ही है। चूने का इस्तेमाल किया जाता है आपकी अम्लीय जब कृषि होती है तब, जब कोई भी अम्लीय कृषि होगी तब चूने का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर क्षारीय मृदा है तो उसमें जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से पहला जो गलत हो जाता है, इसलिए ये आंसर आपका सही होगा। आगे बात करते हैं कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उसमें क्या इसमें उपयोग किया जाएगा। तो इसमें हमने बात किया कि लाइम यानी चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूने का इस्तेमाल करके हम तेजाबी जो अम्लीय मिट्टी है उसको हम अच्छा कर सकते हैं कृषि के योग्य। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पे है। तो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पे आपको मिलेगा, तो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो आपका अगर अभी के हिसाब से देखते हैं तो आपको गुजरात में देखने को मिलता है। पहले ये यूपी में सर्वाधिक क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अभी के हिसाब से गुजरात आपको इसमें लगाना पड़ेगा। अब मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान कैसे होता है, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट बात की है कि खेतों में अगर खारापन या क्षारीयता की समस्या को दूर करना है तो खेतों में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। उससे क्या है उसमें खारापन कम हो जाता है। लवण की बात करते हैं। लवण प्रभावित मृदाओं को सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वही जस्ट अभी हमने बात की कि आपका गुजरात है। अब भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। तो आप सभी जानते हैं कि आपका मृदा अपरदन किस एरिया में देखने को मिलता है। तो मृदा अपरदन कहाँ पे आपको मिलेगा कि जो आपके शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आगे बात करें कि चंबल घाटी के खो खंडों यानी कि जो मिट्टी कट जाती है तो उसको खो खंड के निर्माण का कारण पूछ रहे हैं कि वो किस वजह से होता है, या निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है। तो आप सभी जानते हैं कि वो अवनालिका अपरदन है, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अवनालिका अपरदन कहाँ पे होता है, तो आपके चंबल घाटी के क्षेत्र में होता है। और अवनालिका अपरदन क्या है कि बड़ी बड़ी नालियों के जरिए मिट्टी का अपरदन होता है। खेतों में जैसे बड़ी बड़ी नालियाँ बन जाती हैं, उससे क्या है मिट्टी बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, उसी को अवनालिका अपरदन कहते हैं। और बड़े क्षेत्र में जब इसका अपरदन होता है तो वो अवनालिका अपरदन कहलाता है। तो आप ज़्यादातर देखते होंगे चंबल घाटी के क्षेत्रों में जो बड़े बड़े खड्ड बन जाते हैं
खड्ड मतलब ये खाली जगह, जैसे मिट्टी यहाँ से बहकर चली गई और ये पूरा क्षेत्र खाली हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, खो खड्ड बोलते हैं, और ये अवनालिका अपरदन होता है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ द सॉइल एरोजन के सही क्रम पूछ रहे हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो आसफाल अपरदन मैंने बताया सबसे पहले होता है, फिर इसका परत अपरदन होता है, फिर हमने बताया था कि रेल अपरदन होता है, उसके बाद हमने बताया था कि अवनालिका अपरदन होता है। तो इस हिसाब से पहला ही आंसर आपका बन जाता है। आसफाल में क्या होता है, बूंदाबांदी से जो बूंदाबांदी होती है और बूंदाबांदी से जो परत जो टूट जाती है, जो आपकी ऊपर की मिट्टी की परत टूटती है, उसी को आसफाल अपरदन कहते हैं। फिर परत जो ऊपर की परत जब बहने लगती है, जो आपका अपरदन होने लगता है उसको परत अपरदन बोलते हैं। रेल में क्या होता है, छोटी छोटी गलियां बन जाती हैं और उससे अपरदन होने लगता है। अवनालिका में क्या होता है, बड़ी बड़ी गलियां बन जाती हैं और उससे अपरदन होने लगता है। तो इस तरीके से आप यह सीक्वेंस लगा सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं कि फसल चक्र क्यों आवश्यक है। फसल चक्र आवश्यक है तो पूछ रहे हैं क्यों। तो मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि के लिए यानी मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए हमको फसल चक्र की आवश्यकता होती है। एक फसल के बाद दूसरी तरीके की फसल करना जो मृदा की उर्वरता का बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए हमें फसल चक्र को अपनाते रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किन से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि वनोन्मूलन से संबंधित है, बाकी इन दोनों का कोई रोल इसमें नहीं है, वेद का कृषि और इसका। तो इसमें आपका केवल आंसर कौन सा बनेगा, केवल 2। अब बात करते हैं कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं। तो जिसके बारे में हमने बात की थी कि अगर वन लगा देते हैं, तो वन लगाने से क्या है, हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। वन लगाने से क्या होगा कि मृदा जो है उनकी जड़ों से डटी रहेगी और जड़ जो है उसको मृदा को बांधे रखती हैं, जिससे क्या होता है कि अपरदन जो है कम मात्रा में होगा या नहीं के बराबर होता है। तो इस तरीके से आज का हमारा पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और आज की जो है पूरी मिट्टियों का जो टॉपिक है वो आपने ख़त्म कर लिया। उससे संबंधित जो सारे क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए और हमें आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसको आप बार बार देखिए, थोड़ा सा रिवीजन करिए और इस क्लास के बाहर आपका कोई चाहे पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे आप जो आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी और छोटे छोटे एग्ज़ाम दे रहे हो आप, यहाँ तक कि यूपीएससी के जो मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके सारे क्वेश्चन इस क्लास से जो है सॉल्व होने वाले हैं। तो इसको बड़ा ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए। तो आपको अब अगले टॉपिक में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी क्लास को इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपके मोटिवेशन से क्या है हमें और भी प्रेरणा मिलती है कि आपके लिए और बेहतर करें, और इसको लाइक कर दीजिए और फिर अपन हमारे चैनल से बने रहिए। आपको नई नई क्लासेस अपडेशन मिलती रहेंगी और आपका जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए, एक आपके लिए कि आपको अगर कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई पीडीएफ या कोई क्लास का नोटिफिकेशन होता है तो आपको मिलता रहे, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और ठीक है, धन्यवाद।